क्या हो? जी, कल तक जो पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए। ये चैप्टर किया था ना कल? हाँ। कितना प्रतिशत लैंड जो है इंडिया का वो वर्ल्ड का परसेंट? ठीक है। इंडिया कौन से नंबर की कंट्री है? 7th। इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है? नदर। इंडिया के लैटिट्यूड्स का एक्सटेंट बता दीजिए, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल। 8 से 36। अच्छा, और डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मस्ती कर रहे हैं, याद कर लेना इसको। खैर, अब आते हैं अपन आगे। इंडिया के बीचों बीच से कौन सी इमेजिनरी लाइन जा रही है हर्षिता? इक्वेटर। वेरी गुड, सुन लिया। इतना पढ़ाने के बावजूद इंडिया के बीचों बीच से जा रही है इक्वेटर। एसी चालू है? फुल कर दो, बहुत गर्मी है। इट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब आते हैं अपन आगे। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी की। थोड़ा सा 9th क्लास की बुक असली चालू होती है यहाँ से। NCERT रखनी है आपको, अपने साथ साथ रफ नोटबुक रखनी है, और अपने साथ साथ आपको रखना है एटलस। बहुत इंपॉर्टेंट है आज एटलस। जिसके पास नहीं है तो फिर आप गलती कर रहे हो जी। सबसे पहले यहां पे बात की जा रही है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया की। व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल डिविजन्स, हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि इंडिया को आपने कितने अलग अलग एरियाज में बांट रखा है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, इंडिया जो है फिजियोलॉजी के हिसाब से कितने हिस्सों में बटा है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारे यहाँ हिमालयन माउंटेन्स जो है वो पाए जाते हैं। सॉरी, हिमालयन माउंटेन्स जो है वो पाए जाते हैं। ये है इंडिया का रीजन। आपको अब शायद पता चल चुका होगा, हिमालयन माउंटेन्स कुछ इस प्रकार से हमें दिखते हैं। दो तरफ इनके सिंटेक्शियल बेंड है। सिंटेक्शियल बेंड, या फिर इसको हेयर पिन बेंड भी कहते हैं। हेयर पिन बेंड, आप लोग क्लिप लगाते होंगे तो आपको पता होगा कुछ इस प्रकार की क्लिप्स होती हैं जो ब्लैक कलर की मम्मी लोग लगाती हैं चोटी में। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, हेयर पिन बेंड। तो जो हमारा हिमालयाज है वो दो जगहों पे कुछ इस प्रकार से बेंड कर रहा है, इसको हम हेयर पिन बेंड के नाम से जानते हैं। आप कैन यू प्लीज रिमूव योर मास्क इफ इन केस यू आर कंफर्टेबल, क्योंकि समझ में नहीं आता एक्सप्रेशन क्या दे रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जी। अब आते हैं आगे। दूसरा जो है वो बताया जा रहा है अबाउट द नदर्न प्लेन्स। प्लेन्स इलाका कौन सा होता है? जो कि रिवर्स अपने साथ डेन्यूडेशन एंड एरोजन करके जो डिपॉजिट्स लाती हैं, उन डिपॉजिट्स की वजह से बनने वाला एरिया इज नोन एज द प्लेन एरिया। इसके बारे में हमने पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं इस रीजन की। यहां पे आपको थोड़ी सी हिल्स देखने को मिलती है, बट अगेन ब्रह्मपुत्र की वजह से थोड़े से प्लेन्स यहां पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, मूविंग अहेड। थर्ड इज द पेनिनसुलर प्लेटो। प्लेटो क्या होता है? एक मिनट, अंकित बताएगा। वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ। व्हाट इज अ प्लेटो अंकित? टेबल टॉप एलिवेटेड लैंड। एक ऐसा लैंड जो टेबल टॉप की तरह है, जो पॉइंटेड समिट नहीं है,
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्लेटो। यहां पे कौन से प्लेटो की बात हो रही है? पेनिनसुलर प्लेटो। ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली इस रीजन की बात करी जा रही है। इसको हम पेनिनसुलर प्लेटो बोलते हैं। पेनिनसुलर क्यों बोलते हैं? सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स थ्री साइड। प्लेटो क्यों बोलते हैं? क्योंकि व्हेन वी कंपेयर इट विथ दीज रीजन्स, जिसको हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, इन रीजन्स के कंपैरिजन में ये उठा हुआ है। अगर हम इस साइड खड़े होंगे तो हमको ये माउंटेन की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम प्लेटो कंसिडर करते हैं। जी, नेक्स्ट आते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहां पे है? ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट डेजर्ट की तरह क्यों है? क्योंकि हमने अभी पढ़ा यहां पे एक हिल है जिसका नाम है अरावलीज, एंड जो मॉनसून है वो किस तरीके से प्रोसीड करता है? साउथ वेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे आने की कोशिश करता है, बट आफ्टर अ लेवल वो इतनी एनर्जी लेकर नहीं आ पाता कि वो अरावलीज को क्रॉस कर पाए, एंड अगर क्रॉस कर भी लेता है तो उसमें इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, जिस वजह से डेजर्ट एरिया जो है वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किसी ने अभी पूछा था सर कोस्टल प्लेन्स क्या होता है? कोस्टल प्लेन्स इस इलाके को कह रहे हैं, ये वो एरिया है जो कि समुद्र के सबसे करीब है। दोनों ही साइड हमको कुछ इस प्रकार से प्लेन एरिया देखने को मिलता है। हाउएवर, अगर ये पूरा पेनिनसुला है तो उसमें जो ये ब्लू लाइन दिख रही है आपको, कंसिडर इट टू बी द प्लेटो। ये प्लेटो है, ये उठा हुआ रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये टेबल पूरी फ्लैट है तो ये जो उसके ऊपर इसके ऊपर आपको टैबलेट रखा हुआ दिख रहा है, ये इन कंपैरिजन टू द प्लेट हाइटेड है, दैट इज व्हाट इज प्लेटो। यानी ये जो एरिया है जिसको अब हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं, ये एरिया जो है ये कंटिन्यूसली समुद्र के टच में है, पानी के टच में है, प्लेन एरिया है, डेनुडेशन यहाँ कंटिन्यूसली हो रहा है, बट ये एरिया उठा हुआ है, ब्लू वाला रीजन। जो ये एरिया उठा हुआ है, ब्लू वाला रीजन, इसको हम प्लेटो का नाम देते हैं, PLATEAU। एंड जो आसपास का इलाका है जो कि निचला है, जो कि प्लेन की तरह एक्ट कर रहा है, इसको हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। कोस्टल क्यों? क्योंकि ये समुद्र की कोस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से, ठीक है। हाँ जी, बताएंगे, धैर्य रखो। अभी दोनों में से कौन से दोनों में से? कहाँ सुना था ये क्वेश्चन? कहीं सुना था, सोचे चलो आज सर को टेस्ट करेंगे, बड़े आए हमको पढ़ाने वाले। जी सर, ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, बीच में से नहीं बता सकता। अब जैसे आपको यहाँ पे बताएं, जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, दोज आर कंटिन्यूस। यहाँ पे सिर्फ 3 अलग अलग आपको जो है गैप्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम कहते हैं थार घाट, वो क्या, हाँ, पाल घाट, थार घाट एंड भोर घाट। चूँकि 3 ही है तो यहाँ से एंटर कर पाना उतना ईजी नहीं होता है, वेराज यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कट्स हैं, इस वजह से हम ईजिली एंटर कर पाते हैं, ठीक है। ये एक रीजनिंग है। दूसरी रीजनिंग, जो आपकी वेस्टर्न कोस्ट है वो सबमर्जेंट कोस्ट है, जो आपकी ईस्टर्न कोस्ट है वो इमर्जेंट कोस्ट है। इस वजह से इमर्जेंट कोस्ट पे आप इजीली जो है वो शिप्स को नहीं ला सकते, सबमर्जेंट कोस्ट पे ले आते हैं, इसलिए वेस्टर्न साइड पे ज़्यादा अच्छे से ट्रेड हम कर पाते हैं। खुश? जहाँ पे नदी ज़्यादा ऐसा नहीं होता। नदी से सिर्फ ट्रेड का कोई लेना देना नहीं, वो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनली अगर हम शिप्स भेजना चाहें और लाना चाहें तो कहाँ पे ज़्यादा अच्छा डॉकयार्ड बन सकता है, उनका क्वेश्चन ये है बेसिकली। नहीं, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं धीरे धीरे बढ़ते हैं। बच्चा पैदा होता है पहले दिन ही नहीं IIT की पढ़ाई करा देंगे, संभलने तो दो उसको, अभी ABCD सीखने तो दो। ये जो YouTube पे वीडियोस होते हैं बेसिकली आप उससे पढ़ लेते हो, बट आप ये नहीं समझते हो कि वो वीडियोस आपको ग्रो नहीं कर रहे, वो आप पे सट्टे इम्पोज कर रहे हैं। अब आप जिम जा रहे हो, मैं आपको बताऊं कि पहले दिन जाके आपको 50 किलो का डेडलिफ्ट मारना है, सोच भी नहीं सकते आप उस बारे में, लेकिन वो बता रहे हैं कि लेग्स के लिए बहुत अच्छा है, एंड वो लेग्स के लिए अच्छा है, बट अगेन कब? जब आप 5-5 किलो से शुरुआत तो करोगे, पहले दिन ही जाके थोड़ी मार लोगे, है ना। तो उसी प्रकार से धीरे धैर्य पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर आते हैं वापस, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट
आइलैंड्स, आइलैंड्स की अगर बात करें तो क्या हमारे यहाँ कोई आइलैंड ग्रुप है? कौन कौन सा है? कौन कौन से? अंडमान निकोबार, बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में है, जिसको हम कहते हैं लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, तो हंसना क्यों? आई एम जस्ट लर्निंग टू स्पीक लाइक साहिल जी। अब हम एक एक को पकड़कर धीरे धीरे उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दी हिमालयन माउंटेन्स की। एक एक लाइन पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस बनाने के लिए। इसको अगर अच्छे समझोगे तो 11th समझ में आएगी। ठीक है, क्या चाहिए? तो यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, जहाँ मन है बैठ जाओ, बस वहाँ नहीं जाना उसके पास। हाँ, और तार मत हिलाइएगा बिल्कुल भी, खिसका लो चाहे तो चेयर लिफ्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स की। एक एक वर्ड पकड़ेंगे। हिमालयन माउंटेन्स आर स्ट्रेच्ड ओवर द नदर्न बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, यानी वो इस रीजन की बात कर रहे हैं। ये वो बाउंड्री है इंडिया की जिसपे कर लो, डिसाइड कर लो आराम से, टेक योर टाइम, एडजस्ट, जहां जाना है जाओ, 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास। जी प्राप्ति, जल्दी से सारे के सारे बता दो फिजिकल डिविजन्स। फिजिकल डिवीजन इंडिया के, फ्रांस के। What kind of an irresponsible question is that? फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हो सामने, इंडिया का नहीं पढ़ रहे हो तो वही पूछा जाएगा। स्मार्ट हो। सर हिमालय, हिमालयास, नॉर्दर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स, प्लेटो, प्लेटोस। कौन सा प्लेटो? सर पेनिनसुलर, पेनिनसुला प्लेटो, कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड, आइलैंड्स, डेजर्ट, डिजर्ट। गुड, ठीक है, ये सब आप लोगों को रिकॉल करना है पढ़ते टाइम। ये मत सोचो कि अरे में से बन जाएगा, ट्रस्ट मी बिल्कुल नहीं बनेगा। तो करना क्या होगा, अगेन एंड अगेन रिकॉल। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हिमालयन माउंटेन्स की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हिमालयन माउंटेन्स जो है इंडिया की नदर्न बाउंड्री में पाए जाते हैं। ये नदर्न बाउंड्री यहाँ पे पाए जा रहे हैं। दीज माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, यानी ये वेस्ट है, यहां से ये ईस्ट की तरफ रन कर रहे हैं, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। ठीक है, कर रहे हैं। नेक्स्ट, द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट। 3 पैरेलल रेंजेस जो है वो कार्य कर रही हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सबसे पहली जो रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ग्रेट हिमालयास के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट हिमालयास या फिर हिमाद्री। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हिमाद्री? किसी ने वो मूवी देखी हिम क्रीम वाली? भविष्यवाणी वाली किताब मिलती है उसमें। क्या मूवी, मेरे को बहुत पसंद थी। अभी भी कोई बोले तो मैं देख सकता हूँ। नहीं देखी हिम क्रीम? जिसमें वो होते हैं, यमराज होते हैं। अरे यार देखो मूवी, आज जाके देखो, हिम क्रीम मूवी टाइप कर देना आ जाएगा जी। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? हिम, बर्फ। तो हिमाद्री का मतलब क्या होता है? हिमाद्री का बेसिकली मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, द अबोर्ड ऑफ स्नो। लिखते जाना, ये सब कोई रिपीट नहीं करेगा जी। इसके बाद आते हैं, यहां पे एक चीज बताई जा रही है इसके बारे में। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स। कहने का तात्पर्य जितनी सबसे ऊंची पीक्स हैं वो आपको यहां पर ही देखने को मिलेंगी। एंड जो ये पीक्स हैं ये सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस हैं। कंटिन्यूअस मतलब इनके बीच में ब्रेक्स नहीं है, इनके बीच में गैप्स नहीं है, तो इस वजह से आपको इसको क्रॉस कर पाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट,
द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स। हिमाद्री के जस्ट नीचे जो रेंज है वो सबसे रग्ड है, टूटी फूटी, ऊबड़ खाबड़ है, एंड इज नोन एज द हिमाचल्स और द लेसर हिमालयास। ठीक है, हिमाचल रीजन या फिर लेसर हिमालयास, इस रेंज को कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा रग्ड फॉर्म में है, टूटी फूटी है। नेक्स्ट, द आउटर मोस्ट रेंज, यानी सबसे नीचे की बात कर रहे हैं, इज कॉल्ड द शिवालिक्स। शिवालिक्स, दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ, किससे बनी है ये? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। जब हमारे अर्थ की किस्मत पे है आपके अगर दिख जाए उल्टा क्यों दिखाया है? जन्म कैसे हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और इसके चारों ओर वाले वैज्ञानिक आल्फ्रेड, जिसके चलते जी, ये आप देख सकते हो, ये इंडियन प्लेट जो है कुछ इस प्रकार से मूव होते होते गई और ऊपर जाके ये टकराई है यूरेशियन प्लेट से। जब ये टकराई तो इस प्रकार से हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ, बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट्स, बिकॉज ऑफ फोल्डिंग। समझ में आ गया? फिर से दिखा देते हैं एक बार कि हिमालयास का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आप इस प्लेट से रिलेट कर सकते हो। बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलावों के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ, और उनके साथ ही हमारे देश भारत का। समझ गए एलिवेटेड लैंड कैसे बना है? ठीक है, बस इतना आपके लिए काफी था। एक दूसरे में फिट होते हैं, और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर जी, किसको नहीं समझ में आया कि कैसे फॉर्म हुए? हाँ, आ गया पक्का? ठीक है सर। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि जब और ज़्यादा इस तरीके से कंप्रेशन हो रहा था तो जो अपर वाले हिमालयाज हैं वो ब्रेक डाउन होकर सेडिमेंट्स के रूप में नीचे इकट्ठे होते गए। फाइनली उन सेडिमेंट्स से बना है क्या? शिवालिक रेंज। ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे लिखा है कि जो हमारा लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय यानी हिमाचल्स, और जो हमारा शिवालिक्स है, इनके बीच में प्लेन एरिया बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी हिमाद्री रेंज है, इसके बाद आपकी लेसर हिमालय शिवालिक्स, लेसर हिमालय हिमाचल, उसके बाद आपकी शिवालिक रेंज है। तो इनके बीच में ये जो एरिया है ये प्लेन एरिया है। ये प्लेन एरिया क्यों है? क्योंकि जो नदियां हैं जब हिमाद्री से हिमाचल की तरफ आती हैं और हिमाचल से फिर नीचे की तरफ, तो ये बहुत सारे डिपॉजिट्स जो हैं वो इन एरिया में कर देती हैं, एंड जब ये डिपॉजिट्स करती हैं अगेन फॉर्म होता है अ लिटिल बिट ऑफ प्लेन एरिया। और ये जो प्लेन एरिया बिटवीन हिमाचल एंड बिटवीन शिवालिक्स बनता है, इस प्लेन एरिया को हम कहते हैं डून्स। सो व्हाट आर डून्स? Dunes are basically the plain area that is situated between the Shivalik and the Himachal ranges. ठीक है, अब इसी डून के आगे आप लगा दो DEHRA, तो बन जाएगा आपका देहरादून। समझ में आ गया किस प्रकार से ये लोकेशंस बनती हैं? जी, यहाँ पे अलग अलग डून्स के बारे में बताया गया है। देहरादून, कोटली दून या फिर पाटली दून, ये अलग अलग रीजन्स हैं जो कि बने हैं इसी प्रकार से। हाउएवर जब आप जाओगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साइड तो अगेन वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं दुआर्स। ये चीज़ लेकिन अभी आपको इस बुक में नहीं दी गई है, आगे जब आप आओगे 11th में आपको दी हुई होगी तब समझा दिया जाएगा।
अब बात करते हैं आगे। ये एक लेवल हायर है, एक लेवल हायर। यहां पे ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अभी तक तो हिमाचल्स को हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, सॉरी हिमालयस को कैसे आइडेंटिफाई किया, एक रेंज, दो रेंज और तीसरी रेंज शिवालिक रेंज, इस प्रकार से हम करते आए हैं। लेकिन अब कह रहे हैं हम इनको ऐसे डिवाइड करते हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट भी चलो इसको डिवाइड करते हैं। जब वेस्ट टू ईस्ट डिवाइड करने की बारी आई तो किस प्रकार से डिवीजन हुआ है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स। जिन रिवर्स के बीच में ये हिमालयस फ्लो, जिन रिवर्स के बीच में ये हिमालयस सिचुएटेड है, उस हिसाब से इनको वेस्ट टू ईस्ट बांटा गया है। सबसे पहले बात की जा रही है अबाउट द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, यानी यहां पर ये इंडस रिवर की बात कर रहे हैं और यहां पे ये सतलज रिवर की बात कर रहे हैं। इनके बीच में पाया जाने वाला हिमालय, इसको नाम दिया गया है पंजाब हिमालयास या फिर इसको कश्मीर हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेजरली ये कौन सा रीजन है, पंजाब रीजन आपको यहां पे ही तो मिलेगा, इस वजह से इसको नाम दिया जा रहा है पंजाब हिमालयास या फिर कश्मीर हिमालयास। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक, पंजाब हिमालयस। अब कौन सी रिवर तक पहुंच गए हम, सतलज तक। सतलज के आगे बढ़ो और सतलज के आगे बढ़ने के बाद ये कह रहे हैं आप आइए काली रिवर तक। काली रिवर यहां पे फ्लो होती है, काली रिवर। तो कह रहे हैं सतलज से काली के बीच में जो हिमालयास पाए जाते हैं इसको हम कहते हैं KUMAON, कुमाऊं हिमालयास। कौन कौन सी रिवर, सतलज एंड काली। उसके पहले अगर ऊपर की बात करें तो इंडस एंड सतलज पंजाब हिमालयास, सतलज टू काली कुमाऊं हिमालयास। अब बोलते हैं उसके आगे बढ़िए, ये काली रिवर है और यहां पर आपको देखने को मिलती है तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर और काली रिवर के बीच में यू विल फाइंड, ये तो नेपाल का इलाका है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं नेपाल हिमालयास। नेक्स्ट, अब कह रहे हैं तीस्ता से आगे बढ़ो और यहां पे आपको एक रिवर दिखेगी जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। लेकिन ब्रह्मपुत्रा को जब वो इंडिया में एंटर करती है किसी और नाम से जाना जाता है लोकली। क्या नाम है उसका? उसका नाम है दिहांग। दिहांग, आई रिपीट, ब्रह्मपुत्रा को जब वो इंडिया में एंटर करती है उस समय उसको जाना जाता है विद अ लोकल नेम नेम्ड एज दिहांग। तो कह रहे हैं अब ये तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो आपके हिमालयास हैं इनको नाम दे दो असम हिमालयास। ठीक है, बट अभी हमने एक और चीज देखी कि ये भी तो हिमालयन रेंज है, ये भी तो हिमालयन रेंज है कि कहां पाई जा रही है, ये पाई जा रही है नॉर्थ ईस्ट में। ये नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बना रही है। तो एक काम करो, आप इस नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री वाले हिमालयास को भी एक नाम दे दो और उनको नाम दिया गया है या तो ईस्टर्न हिमालयास या इनको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत यहां तक तो पूछ लो। हाँ जी, ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हिमालयाज हैं, अभी मत पूछो ये, क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से हिमालयाज जो हैं वो स्टीप किस तरफ हैं और किस तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। ये सब चीज़ें समझानी पड़ेगी। उसके लिए आपको एडवांस क्लासेस में मिलना पड़ेगा। वो आपको नहीं, सीरियसली, मतलब मेरे से नहीं मिलोगे आप, एडवांस क्लासेस में आपको दूसरे फैकल्टी पढ़ाएंगे, वो आपको ज़्यादा अच्छे समझा पाएंगे। जिनका ऑप्शनल है वो इन सब चीज़ों को समझाएंगे। जी, इसको जल्दी से याद कर लीजिए, किसी से भी पूछा जा सकता है किस रिवर के बीच में है, कौन से हिमालयाज हैं। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। तो लास्ट वाला तीस्ता एंड दिहांग के बीच में, तीस्ता एंड दिहांग के बीच में।
डन, पूछ ले। अरे यार, सबसे पहले है आपका पंजाब हिमालयाज। पंजाब हिमालयाज इज बिटवीन द इंडस रिवर एंड दी सतलज रिवर। नेक्स्ट है सतलज से आगे बढ़ोगे काली, सतलज और काली के बीच में क्योंकि के आ गया तो कुमाऊं। उसके बाद आगे बढ़ोगे काली टू तीस्ता तो आपको मिलेगा नेपाल हिमालयाज। नेपाल के आगे आप तीस्ता टू दिहांग जाओगे तो मिलेगा असम, तो असम हिमालयाज। और उसके बाद सबसे ईस्टर्न है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो वो है पूर्वांचल। पूर्वांचल की कौन कौन सी 3 अलग अलग हिल्स हैं? तो पहली है दी पटकाई हिल्स, इसको पटकाई बम के नाम से भी जाना जाता है, पटक बम। नेक्स्ट इज नागा हिल्स, थर्ड इज मनी हिल्स, फोर्थ इज मिजोरम हिल्स। आप अगर एमपी में कभी गए हों या फिर गंगा जी के बारे में भी सुना होगा, नमामि देवी गंगे या नमामि देवी नर्मदे, तो नमामि नागा हिल्स, मनी हिल्स एंड मिजो हिल्स अलॉन्ग विद पटकाई बम। इतना आपको याद करना है, ठीक है। पूर्वांचल कौन सी रिवर के बीच में आता है? कहाँ लिखा है? असम, बिटवीन दी तीस्ता रिवर एंड दी दिहांग रिवर। दिहांग इज बेसिकली ब्रह्मपुत्र, ठीक है। फिर अभी तो आप इंडिया को कुछ इस प्रकार से देखते आए हो सामने से। अब इमेजिन करो इसको रशिया के साइड से, तो इंडिया आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ऊपर से मैप को देख रहे हैं, तो जब इंडिया इस प्रकार से दिख रहा है तो पहले आपको यहाँ हिमालयाज दिख रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं ग्रेट हिमालयाज, फिर दिख रहे हैं हमारे हिमाचल या फिर मिडिल हिमालयाज, फिर दिख रहा है हमको शिवालिक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कौन सा रीजन है? पूरा समुद्र का रीजन है। अगर कॉन्टिनेंट की तरफ से देखा जाए तो सबसे अंदर कौन से हिमालयाज दिख रहे हैं? सबसे अंदर ग्रेट हिमालयाज, इसीलिए इनको इनर हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो शिवालिक्स हैं वो सबसे बाहर की तरफ हैं, इसलिए उनको आउटर हिमालयाज की तरफ जाना जाता है, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पे हमने पढ़ लिया प्लेन्स के बारे में। नाउ वी आर मूविंग अहेड। वो लिख लिया आपने पूर्वांचल हिल्स के नाम? जल्दी से बता दो सारी। एक मिनट। सेजल और ये एक दूसरे का आंसर देते हैं। जब अंकित से पूछो तो सेजल विल आंसर, जब आंसर सेजल से पूछो तो अंकित विल आंसर। जी, पटकाई बम। आप लोगों ने बचपन में पटक बम चलाए घरों में दिवाली में? बस उससे याद कर लेना, पटक बम, तो पटकाई बम। जी, अब पूछो क्या बोल रहे थे? आंसर जल्दी से बता दो। कुमाऊं कौन कौन सी रिवर के बीच? इतना समय नहीं मिलेगा। सतलज एंड काली। असम हिमालयास, जल्दी। वेरी गुड। नेपाल हिमालयास। पता है ऐसे नहीं होगा। अब हमको जिंदगी में कमजोर नहीं होना है, सब सेम चीज पढ़ रहे हैं, हमको पता होनी चाहिए। दैट शुड बी द एटीट्यूड। जल्दी। गुड, ठीक है, अब बन जाएगा ये। बढ़ते हैं आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नदर्न प्लेन्स। ये प्लेन एरिया की बात कर रहा है। प्लेन एरिया की बात की जाए तो ये मेजरली 3 रिवर सिस्टम से मिलकर बना है। कौन कौन सी? वापस आते हैं, देख लेते हैं जल्दी से कौन से मेजर 3 रिवर सिस्टम्स हैं। एक आपको ये रिवर सिस्टम दिख रहा है, इसको हम कहते हैं इंडस रिवर सिस्टम। उसके बाद आपको ये रिवर सिस्टम दिख रहा है, इसको हम कहते हैं गंगा रिवर सिस्टम। उसके बाद आपको तीसरा ये रिवर सिस्टम दिख रहा है, इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो जो हमारा इंडिया का प्लेन एरिया बना हुआ है, ये 3 रिवर सिस्टम्स पे डिपेंडेंट है। पहला गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। क्या यही लिखा है? जी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। स्प्रेड ओवर 2400 किलोमीटर्स, 240 किलोमीटर्स टू 320 किलोमीटर्स, ब्रॉड एरियाज कंप्राइजिंग ऑफ 7 लाख। ये नहीं चाहिए। कैसी सॉइल होगी यहाँ पे? अलूवियल सॉइल। क्यों? वेरी गुड। जो ऊपर से नदियां इरोड करके ला रही हैं वो सबसे फाइन सॉइल यहां पे लाएंगी, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज अलूवियल सॉइल, व्हिच इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। वेरी गुड। यही तो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बचपन में पढ़ लेने चाहिए थे। खैर, ये जो सॉइल है
हैविंग एडिक्वेट वाटर, इसको मिलता है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, इस वजह से क्या होगा, डेंस पॉपुलेशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा होगा। ड्यू टू जेंटल स्लोप एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर विच डिक्रीजेस एट द रिजल्ट रिवराइन आइलैंड्स आर फॉर्म्ड। व्हाट आर रिवराइन आइलैंड्स? कह रहे हैं अब स्लोप ज्यादा नहीं है, नदियों के लिए जो स्लोप है वो अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो नदियों का स्पीड भी कम हो गई है, स्पीड कम हुई है तो इरोजन कम होगा, इरोजन कम होगा तो बीच में अलग अलग आइलैंड्स जो हैं वो बन सकते हैं। एंड इन आइलैंड्स को जो नदी के बीच वो बीच बनते हैं, इनको हम नाम देते हैं रिवराइन आइलैंड्स। व्हेन वी टॉक अबाउट रिवराइन आइलैंड, इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड इज माजुली आइलैंड। कौन सा? माजुली आइलैंड। एंड ये आइलैंड कहां पे मिलता है आपको? ये आइलैंड आपको देखने को मिलता है ब्रह्मपुत्रा रिवर पर। ये आइलैंड कभी भी न्यूज में, सॉरी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज में बहुत ज्यादा चलता है। ब्रह्मपुत्रा का फ्लो हमेशा चेंज होता रहता है, जिस वजह से ये पर्टिकुलर आइलैंड बहुत तेजी से इरोड हो रहा है। कौन सा आइलैंड है यस्मीन? माजुली आइलैंड। ठीक है, ये है माजुली आइलैंड। इट इज अ रिवर आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन विच एरिया? असम। ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। वेलोसिटी, स्पीड, मतलब स्पीड और वेलोसिटी वैसे तो अंतर होता है, अगर मैं ऐसा कैमरा पे बोल दूं तो लोग आवाज उठाने लगेंगे। देयर इज डिफरेंस। स्पीड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, रादर उसमें डायरेक्शन हम कंपेयर नहीं देखते हैं, वेरएज जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो डायरेक्शन के हिसाब से होती है, एंड इट इंक्लूड्स डायरेक्शन एज वेल। तो अभी आपको समझने के लिए वेलोसिटी मतलब सिर्फ उसका बहाव जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ते हैं आगे। नदन प्लेन्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नदन प्लेन्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेपाल हिमालयस किन रिवर्स के बीच में? ये सतलज और काली के बीच में कौन से हिमालयस? क्यूमोन, कुमाऊं। सही बोल रहे हैं? हाँ या ना बस बताना। पक्का? ठीक, अब बताइए इंडस और सतलज के बीच में। जी जल्दी से बता दो। दिहांग और तीस्ता के बीच में। पटकाई बम के बाद बाकी कौन सी 3 हिल्स बची? मेगा कौन सी जगह है मेगा? लाइफ में कभी सुना मेगा का नाम की जगह? अरे यार इतना प्यार से सिखाए ना। मा मी, ना से आएगा नागा हिल्स, मा से आएगा मनी हिल्स, एंड मी से आएगा मीजो हिल्स। खत्म। ठीक है जी, आ जाते हैं वापस। नदन प्लेन्स को कह रहे हैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला जो है इसको पंजाब प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। पंजाब प्लेन्स वो इलाका जहां पे इंडस रिवर सिस्टम जो है वो डोमिनेटिंग है। देख लेते हैं, ये है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान साइड मत जाना, सिर्फ आपको रिवर सिस्टम बता रहे हैं। अभी इंडस रिवर यहां से निकल रही है, ऐसे एंटर कर रही है, आगे बढ़ रही है, पढ़ेंगे आज रिवर्स, लेकिन अभी सिर्फ आपके नॉलेज के लिए यहां से एंटर कर रही है। इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है यहां से जा रही हैं। क्या आप लोगों को इन रिवर्स के नाम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर याद है? नहीं, लेकिन आ सकता है एग्जाम में, तो लिख लो। इन वर्षा कब होती है इंडिया में? कौन से महीने में? जून जुलाई में होती है। तो आप ऐसा समझ लो कि जून में रोडें जो हैं वो पानी से भर जाती हैं, इस वजह से कार जो है तेज चलेंगी या स्लो? बस अब लिख लो इसको। इन जून कार्स रन बिट स्लो। इन जून कार रन्स बिट स्लो। जी ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है आई से इंडस, जे से झेलम, सी से चिनाब, फिर
आर से रावी, फिर कार्स रन बिट बी से ब्यास एंड स्लो से सतलज। खत्म। अब नॉर्थ टू साउथ कभी भी जीवन में जमाने को आ जाए, आपको ये चीज बननी चाहिए। इन जून कार्स रन बिट स्लो, इन जून कार रन्स बिट स्लो। ब्यास रिवर, BEAS। झेलम, चिनाब, रवि RAVI, बी से ब्यास, एस से सतलज SUTLUJ। ठीक है, डन। अब आते हैं अपन आगे। ये बता रहा है यही चीज कि पंजाब हिमालय जो है वो डोमिनेटेड है किन रिवर्स से, इन्हीं रिवर्स से जो हमने अभी लिखी है। नेक्स्ट इज गंगा प्लेन। गंगा प्लेन की अगर बात की जाए तो ये गंगा रिवर सिस्टम जो है उससे डोमिनेटेड है। व्हेन वी से गंगा रिवर सिस्टम तो वो इस चीज की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं इन रिवर्स की तो यहां आपको दिख रहा होगा यमुना, आपको दिख रहा होगा गंगा, घग्गर, गंडक, कोसी, सोन, ये सारी नदियां मिलके जो है आपका नदन प्लेन जो है वो बनाती हैं। आई रिपीट अगेन, ये सारी नदियां मिलके आपका नदन प्लेन जो है या रादर गंगा प्लेन जो है वो बनाती है। ठीक है, कौन से एरियाज में इसका स्प्रेड है तो नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, आपका बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन इलाकों में आपका ये प्लेन एरिया फैला हुआ है। नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र। ये किसको क्या नदियां लिखेंगे अभी नहीं, ये लिखेंगे अपन 11th क्लास में, क्योंकि वो वहां पे आपको सारी नदियां बनवा के बताई जाएंगी। अभी सिर्फ लेकिन इतनी कर ले जी। अब बात कर रहे हैं आगे ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ पे देखने को मिलती है आपको? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये एंटर करती है थ्रू सदिया डिस्ट्रिक्ट। ये लेकिन अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी से इतना समझ लो कि इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो असम का रीजन है ये प्लेन रीजन है। ये प्लेन रीजन जो है ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बना है और उसके सिस्टम की वजह से। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी रिवर्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी। दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस, ये सब रिवर्स आप पढ़ोगे। हाउएवर अभी सिर्फ समझ लो कि उस ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की वजह से ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो जो अभी तक पढ़ा है। रिवाइज मतलब बोल के, आंख बंद करके, याद करके, ये नहीं कि अरे बन जाएगा और जब सवाल पूछा गया सॉरी अभी नहीं बना। सबको बनना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, किसको? नहीं 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 नहीं, अब कुछ रिपीट नहीं। कल गणपति बप्पा आ रहे हैं, सब अच्छे से पूजा करना, मांग लेना उनसे। गणपति जी मानते हो, जानते हो? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? गणपति जी आते हैं, मुंबई वालों को तो पता होगा। गजब, मैं आज भी मेरा एस्पिरेशन है मुंबई जाना एक बार गणपति जी में। बहुत गजब मनाया जाता है। असली स्पिरिचुअलिटी अगर आपको देखनी है गणपति जी की तो मुंबई, अगर आपको देखनी है जगन्नाथ जी की तो पुरी, अगर देखनी है माता जी की तो वेस्ट बंगाल, और अगर बाके बिहारी जी की तो वृंदावन। बस
ये जगह जिस दिन चले जाओ आप, आहा, अलग ही लेवल। खैर आते हैं आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, हैव यू बीन टू अजमेर दरगाह? आई वेंट, कसम मज़ा आया था कॉलेज टाइम। दो बार जा चुका हूँ मैं अजमेर दरगाह, 2 बार ही। निज़ामुद्दीन गए हो? हम गए, तो बहुत पसंद है निज़ामुद्दीन की दरगाह। जाइएगा निज़ामुद्दीन की दरगाह में, आप जो मांगोगे, अगर सच्ची श्रद्धा से मांगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पूरा ना हो। निज़ामुद्दीन अजमेर में है, एक कह रहे मुंबई में। इसलिए पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। दिल्ली का स्टेशन, कमाल करते हो यार जी। अब आते हैं हम आगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नदर्न प्लेन्स। हमने कर लिया, हमने ये देख लिया इसका डिवीजन कितना है। अब हम बात करते हैं आगे, रिलीफ फीचर्स के हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन्स को और 4 अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है भाबर, दूसरा है तेराई, तीसरा है भंगार, चौथा है खद्दर। खत्म, 4 है। पहले तो नाम याद कर लो, आंख बंद करके बोल लो एक बार, सबकी आंखें बंद, भगवान जो खुली रखे। पहला भाबर, दूसरा तेराई, थर्ड खादर, चौथा भंगार। फिर से वापस से 4 नाम बोलेंगे। पहला भाबर, दूसरा तेराई, तीसरा भंगार, चौथा तेराई। आप सुनो, थर्ड में तेराई बोलना, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। चलो 1 2 3 स्टार्ट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी थर्ड में भंगार बोलना, आई एम सो सॉरी। फिर से शुरू करते हैं, 1 2 3 स्टार्ट। 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है खद्दर। आपने वो मूवी देखी सुशांत सिंह राजपूत की, चद्दर खद्दर की अरमा है रेशम के? ये गाना है उसमें, चद्दर खद्दर की अरमा है रेशम के। उससे आप खादर याद कर सकते हो। फिर आपके घरों के सामने भंगार वाला आता है, उससे आप भंगार याद कर सकते हो। भाबर आपको करना पड़ेगा। तेराई, आपने अपने घरों में तराई की होगी, पानी डाला होगा जब कुछ नया वो बनता है इंस्टॉलेशन सॉरी, तो उसको हम तेराई का नाम देते हैं, ठीक है? ऐसे आपको रिलेट करना पड़ेगा। आई स्टार्टेड लर्निंग लाइक दैट जी। चारों नाम जल्दी, क्योंकि आपने एक बार भी नहीं बोला और आप लिख रहे थे। खत्म, सिर्फ इतने से हैं 4 नाम। अब इनका मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। नदी, ये है आपका पहाड़, माउंटेन। इस माउंटेन से नदी नीचे की तरफ बहते हुए आ रही है। जब नदी बहते हुए नीचे की तरफ आएगी तो उसमें बहुत पावर है, बहुत जोश है, तो वो आजू बाजू जितनी भी चीजें हैं उनको इरोड करते हुए अपने साथ ला रही है। बड़े बड़े बोल्डर्स, पत्थर, इन सभी को वो बहुत तेजी से लेकर आ रही है। बट एक टाइम आता है जब वो पहुंचेगी प्लेन एरिया में। जब प्लेन एरिया में पहुंचेगी, अब उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो इन पर्टिकुलर बोल्डर्स का बोझ उठा सके। अब वो थक चुकी है, तो वो क्या करेगी? जैसे ही वो प्लेन एरियाज में आएगी, वो इस पूरे के पूरे बोल्डर्स को यहां पर सेटल डाउन करना चालू कर देगी। जैसे जैसे समय के साथ ये बोल्डर्स यहां सेटल होते जाएंगे, एक लेवल के बाद ये एक एलिवेशन बन जाएगा एंड ये सिर्फ एक रॉकी स्ट्रक्चर होगा। यहां पर कभी भी हमको रिवर देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि नदी अब क्या करेगी? इन पत्थरों के नीचे से ही बहकर आगे चली जाएगी। इस रीजन को बोला जाता है दी भाबर रीजन, ठीक है? भाबर रीजन कौन सा रीजन है? ये एक ऐसा रीजन है जो कि रॉकी होता है। एट द सेम टाइम ये प्लेन एरिया में शुरुआत होती है जहां पर नदी डिसअपियर्स, ठीक है? हाँ जी, इमेज ऐसे आपको नहीं मिलेगी ऑनेस्टली। फिर भी चलो लेट्स ट्राई इफ इन केस इट इज पॉसिबल। बट जहां तक मेरा मानना है भाबर रीजन, हाँ हाँ, कमाल करते हो यार। ऑक्सबो लेक की बात हो रही है, यहाँ कहाँ आ गए आप? अरे नहीं सर, रॉकी माउंटेन बिल्कुल नहीं छोड़ता है। कुछ भी मिक्स मत करो प्लीज़।
वो नदी के कोर्स की बात कर रहे थे हम। ये लो, गुड। कहाँ गया? जी, इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। समुद्र से नीचे आ रही हैं चीजें, बट उसके बाद यहाँ पे बोल्डर्स जो है वो सेटल अप हो रहे हैं। चूंकि बोल्डर्स यहाँ सेटल हो रहे हैं, नदी जो है इसी के नीचे से आगे चली जाएगी। इस रीजन को हम कहते हैं द रीजन ऑफ भाबर। ठीक है, अब कुछ समय बाद ऐसा एरिया आएगा जहां ये बोल्डर्स खत्म हो चुके हैं। जहां ये बोल्डर्स खत्म होंगे वहां पे नदी वापस से इमर्ज होना चालू होगी। क्यों? क्योंकि वो तो नीचे नीचे बह रही थी, तो हमको यहां पे वापस से पानी दिखना चालू होगा। जब भी हम कभी कोई नया इंस्टॉलेशन बनता है, घर में दीवार बनती है, तो उसमें पानी डालते हैं, यानी सिंचाई करते हैं, तराई करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लैंड ऐसा लगता है कि पानी से मिली हुई मिट्टी है, इस वजह से इसको तराई रीजन का नाम दिया गया है। कोई दिक्कत? ठीक, अब आते हैं आगे। यहां पे ये बात कर रहा है नदी के फ्लो की। सिर्फ अब इस रीजन को देखो, ठीक है। नदी जो है कुछ इस प्रकार से सीधे फ्लो होके जा रही है, ठीक है। ये इसका आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। चूंकि नदी सीधे जा रही है, लेफ्ट में ये जो एरिया दिख रहा है, ये वो एरिया है जिसमें कभी नदी जो है वो बहा करती थी, या फिर जब नदी का पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियसली नदी आसपास की चीजों को भी अपने अंदर सबमर्ज करेगी। तो ये वो रीजन है जो समुद्र के अंदर, नदी के अंदर सबमर्ज हो जाता है जब पानी का फ्लो बढ़ता है। एंड जैसे ही फ्लो कम होता है तो वो वापस जो है अपनी जगह पर आ जाती है। तो इससे क्या होता है, नदी के जस्ट साइड में जो डिपॉजिट्स क्रिएट हो रहे हैं उनको हम खद्दर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो हैं जो कंटिन्यूसली बढ़ते घटते रहते हैं एज पर द फ्लो ऑफ द रिवर। लेकिन एक्सेप्शनली जब फ्लो ज्यादा हो जाए, बहुत वर्षा हो जाए किसी वर्ष, तब जाके ये इतने दूर तक नदी जो है वो अपना एरिया कवर करती है। एंड ये कभी कभी होता है, 5 साल 10 साल 20 साल में एक बार जो है इतना ज्यादा एक्सपैंड के साथ नदी बहती है। तो इसकी वजह से अगली बार जब आप जाओगे यहां पे तो हो सकता है बोला जाएगा 10 साल पहले नदी यहां तक आई थी। 10 साल पहले, यानी ये वो रीजन है जहां पे जो डिपॉजिट किए गए हैं वो पुराने हो गए हैं। पुराने मतलब ऐसी चीज जो बेच दो, पुरानी हो गई है, यानी भंगार। ठीक है, इस वजह से इस डिपॉजिट को हम कहते हैं भंगार, और जो न्यू डिपॉजिट्स हो रहे हैं उसको कहा जाता है खद्दर। कोई दिक्कत? दोबारा नहीं समझाया जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जल्दी से। तराई रीजन कौन सा रीजन है? इट इज जस्ट बिलो द भाबर बेल्ट। द स्ट्रीम ऑफ रिवर री इमर्जेस हियर, ठीक है, एंड क्रिएट वेट स्वम्पी मार्शी रीजन नोन एज तराई। ठीक है, इट इज अ थिक फॉरेस्ट रीजन एंड फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन। ठीक, दुधवा कहां पे? लिख लो, दुधवा कहां है पता करना है आपको। एक आप पता करिएगा दुधवा, एक पता करिएगा वाल्मीकि। ठीक है, ये मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक और है जिम कॉर्बेट, ये भी देखिएगा, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। ठीक है, जिनको नहीं पता ये सब धीरे धीरे मैप पे मार्क करना चालू कर दो, ताकि जो जो नाम आते जाएं आप उनको करोगे तो याद रहेगा। तराई रीजन के कंपैरिजन में हाँ, लेकिन नदी की इतनी क्षमता नहीं है कि अब इन बोल्डर्स को और आगे ले जा सके, तो उसने वहां पे डिपॉजिट कर दिया जी, क्योंकि वहां तक स्लोप ज्यादा था। उसके बाद प्लेन एरिया आ गया। अब वो कैसे करेगी? स्लोप की मदद से ग्रेविटेशन भी हमको मदद कर रहा है, नदी का फ्लो भी मदद कर रहा है, इस वजह से वो नीचे तक ले आई उसको। लेकिन अब उसकी क्षमता नहीं है, अब उसको वो स्लोप नहीं मिल रहा, इसलिए वो उसने वहीं पे डिपॉजिट कर दिया जी। अब है भंगार रीजन। ओल्डर अलुवियल सॉइल्स above the floodplains of the river and present terrace-like features called Bhangar. It is the largest part of the northern plain. It contains calcareous deposits known as कंकड़। इसमें बहुत ज्यादा कंकड़ जैसी चीजें होती हैं, इसलिए इसको कंकड़ कहा जाता है। कैलकेरियस मतलब बहुत सारे बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इट इज द न्यूअर एंड द यंगर डिपॉजिट। किसकी बात कर रहा है? खद्दर की। ऐसे कंफ्यूज हो रहा है जैसे बिल्कुल
ये खद्दर एकदम नदी के करीब है, तो जैसे ही थोड़ा भी फ्लो बढ़ता है नया डिपॉजिट। वेराज ये रीजन बहुत दूर है, कुछ पर्टिकुलर सालों में ऐसा होता है कि यहाँ तक पानी पहुँचता है, इसलिए इसको ओल्डर डिपॉजिट कह रहे हैं। ये जो डिपॉजिट्स हैं, चूंकि ये ओल्डर डिपॉजिट्स हैं इसलिए इनको भंगार का नाम दिया गया है, चूंकि ये न्यूअर डिपॉजिट्स हैं इनको खद्दर का नाम दिया गया है। जो कम करें वो सिर्फ भंगार में मिलेगा जी, क्योंकि यहाँ पे तो फाइन सिल्ट आएगी। डन जी, अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया आपका नदर्न प्लेन्स। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जल्दी से रिवाइज कर लो फिर से, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालयास। जल्दी जल्दी रिवाइज करते जाओ, आपको सिखा रहे हैं पढ़ने का तरीका भी, कि जो भी पढ़ो उसके बाद एक बार वापस से रिवाइज, फिर पढ़ो फिर रिवाइज, फिर पढ़ो फिर रिवाइज। सर एक बार ये समझा दूँ सर, यहाँ पर भाबर होता है, फिर तराई होता है, उसके बाद में मतलब जो तराई हिस्सा होता है यहाँ पे जो बोल्डर्स और ये होते हैं, जो भी डिपॉजिट होता है बहुत थिन। किसमें? तराई में। तराई में बेसिकली रिवर री इमर्ज हो रही है फ्रॉम बिलो दी बोल्डर्स, जो कि उसको भाबर रीजन में देखने को मिले थे। अब लोगों को दिख रहा है अच्छा यहाँ पानी आ रहा है। बोल्डर्स के अंदर से आ रहा है, हाँ, कभी ऐसे खूब सारे पत्थर डाल के उसके नीचे से पानी डाल के देखो, क्या वो क्रॉस नहीं करेगा? फिर उसके नीचे से जा रहा है, जो भी वो सेडिमेंट में लेके जा रहा है, अभी अभी जो डिपॉजिट करेगा वहाँ पे तराई हिस्सा जी, लेकिन वहाँ तो फाइन डिपॉजिट करेगा। फाइन। उसके बाद में ये चीज़ करता है। उसके बाद ये रिवर के फ्लो की बात कर रहा है, ये फ्लड प्लेन एरिया देखता है। फ्लड प्लेन मतलब होता है जहाँ पे रिवर जो है अपना एक्सपैंड बढ़ने पे घटने पे जो डिपॉजिट्स करती है साइड में, उसको हम फ्लड प्लेन्स कहते हैं। तो बेसिकली तराई और भंगार के बीच में प्लेन है सर। तराई और भंगार के बीच में फिर से बता देते हैं, डायग्राम को देखिए। यहाँ से नदी बह रही है, नीचे आई, यहाँ डिपॉजिट किए, यहाँ तक क्लियर। इसके नीचे नीचे नदी ने फ्लो करना चालू किया, देन फाइनली यहाँ पे ग्रीन बढ़िया फॉरेस्टेड एरिया बन गया। अब लेकिन रिवर जो है प्लेन एरिया में भी तो बहेगी आगे। यहाँ तक कहानी खत्म हो गई, चैप्टर क्लोज। अब आ गए आगे दूसरा कॉन्सेप्ट। ये दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा है अब नदी ऐसे बह रही है, तो नदी ज़रूरी थोड़ी है कि अपने साथ सब चीज़ें लेके जाएगी, वो साइड्स में डिपॉजिट भी तो करते जाएगी। कब डिपॉजिट करेगी? मान लीजिए नदी का ये कोर्स है, अब एकदम से पानी का लेवल बढ़ा तो वो साइड में डिपॉजिट करेगा। कभी भी जब नदी, आपने कभी नदी वाले इलाके में रहे हो आप? जब नहीं रहे हो, जैसे हम लोग रहते हैं नर्मदा या गंगा, इनके जब गेट्स खुलते हैं बांध के, तो पानी जो है एकदम से बढ़ता है। जब बढ़ता है तो साइड में वो सब कुछ सबमर्ज कर लेता है जी, वो अपने बेड के बाहर जाता है। तो बेड के कितने बाहर जा रहा है वो ये चीज़ डिसाइड कर रहा है। अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेड के थोड़ा सा पास जा रहा है तो वहाँ पे वो नए डिपॉजिट्स करेगा जो वो कंटिन्यूसली लेके आ रहा है। लेकिन हो सकता है 10 साल पहले वो यहाँ तक एक्सपैंड गया था, यहाँ तक एक्सपेंड गया था, उस समय भी तो उसने कुछ डिपॉजिट किया होगा। इन कंपैरिजन टू दिस एरिया ये डिपॉजिट ज़्यादा पुराना होगा, इसलिए उसको भंगार कहते हैं। इसको जो है न्यू डिपॉजिट है खद्दर कहते हैं। तराई रीजन, ये जो वहाँ से हिमालय से जो रिवर आ रहा था सर, तो यहाँ पे जो रिवर मिल रहे हैं ये वही सेम रिवर का ही है जी, तराई रीजन से भी फ्लो हुआ है जी। तराई रिवर में ख़त्म थोड़ी हो गया, उसके बाद और आगे बढ़ेगी नदी, उसको तो समुद्र तक जाना है। हाँ, स्पीड कंटिन्यूसली कम होता जाता है क्योंकि प्लेन एरिया जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, ये जो डायग्राम इन्होंने बनाया है ये क्रॉस सेक्शनल बनाया है। आप इसको ऐसा कंसिडर करोगे तो ये तराई से कंटिन्यूसली जाते जा रहा है, लेकिन वो समझाने के लिए उन्होंने इस तरीके से बनाया। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। आई होप सबने रिवाइज कर लिया है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर रहे हैं द पेनिनसुला रीजन की। पेनिनसुला प्लेटो जो है ये टेबल टॉप एरिया है। ये एक बार ही रिवाइज करो, आई एम जस्ट चेकिंग इफ आई फाइंड वन क्वेश्चन, तो आपको कॉन्फिडेंस आना चालू होगा।
जी एक क्वेश्चन लिखिए, सीधे स्टेटमेंट लिखा रहे हैं, आपको ही बताना है स्टेटमेंट सही है गलत, ठीक है। पहला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स के अंदर पहला स्टेटमेंट है खद्दर इज द ओल्ड एलुवियम whereas Bhangar is the new alluvium. Khaddar is the old alluvium whereas Bhangar is the new alluvium. Next, Khaddar contains fine silts. Khaddar contains fine silts whereas Bhangar contains calcareous deposits. Fine silt whereas Bhangar contains calcareous deposits. अब आपको बताना है only one, only two, both one and two, neither one nor two. Only two. Two. ठीक है, करेक्ट, टू इज द आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो कि कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं इससे, ठीक है। अब आते हैं आगे, पेनिनसुला प्लेटो की बात कर रहे हैं। पेनिनसुला प्लेटो जो है ये टेबल टॉप लैंड है जो कि इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन सभी चीजों से बना हुआ है। क्यों इग्नियस रॉक्स? इग्नियस रॉक्स तो वहां होते हैं जहां वोल्केनिक इरप्शन होता है। क्योंकि ये वहाँ पे से मतलब वोल्केनिक इरप्शन वाला वो रीजन है। एक मिनट रुको, हमें पता है कि तुमको पता है जी। जब इंडियन प्लेट्स आ रही थी उस टाइम पे सिर्फ प्लेट्स नहीं, एक ही प्लेट है। प्लेट जब ऊपर की तरफ बढ़ रही थी तो वो एक ऐसे वॉल्केनो के ऊपर आ गया था, एक ऐसे आइलैंड के ऊपर आया था जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो थी, बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस थे। वॉल्केनो क्या होता है? वॉल्केनो, हाँ। उस आइलैंड का नाम रीयूनियन आइलैंड बताया था, लिखवाया था, हाईलाइट करवाया था। अफ्रीका के बाजू में मेडागास्कर के साइड में आपको बनवाया भी था। रीयूनियन आइलैंड, ऐसा ब्लैंक फेस बना रहे हो जैसे लाइफ में नहीं सुना। अफ्रीका का मैप निकालो जल्दी, इसी वक्त। मेडागास्कर के बाजू में एकदम राइट में क्या है? ये जो ग्रीन ग्रीन आपने मार्क किया हुआ है मेडागास्कर के राइट में, ये सबसे नीचे ग्रीन में क्या है? अरे सबसे नीचे ग्रीन में क्या है? ये मार्क किए हो तो क्यों नहीं बन रहा? बस सर मंडे, बस सर ट्यूसडे, बस सर देखो अब इसके बाद अगले हफ्ते आप कुछ भी पूछ लो, बातें हैं बस, पता तो कुछ नहीं होता है। मिल गया रीयूनियन आइलैंड अफ्रीका में, राइट हैंड साइड सबसे नीचे मेडागास्कर के जस्ट राइट में लिखा होगा रीयूनियन आइलैंड। ये वही आइलैंड है जिसमें बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस जो हैं वो कंटिन्यूसली हो रहे थे, एंड जब इंडियन प्लेट उसके ऊपर से गुजर रही थी तो मेजॉरिटी ऑफ द पेनिनसुला हमारा जो है वो इसी की वजह से फॉर्म हुआ है, ठीक है जी। अब आते हैं आगे, यहाँ पे शैलो वैलीज और राउंडेड हिल्स हैं। राउंडेड हिल्स क्यों हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेनुडेशन इनका हो चुका है। जब ये रीयूनियन आइलैंड से होते हुए आ रही थी तब से इनका डेनुडेशन कंटिन्यूसली होता रहा है, इसलिए अब वो जो है आपकी हिल्स जो है वो स्टीप नहीं है, रादर राउंडेड है। अब बात की जा रही है वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड पेनिनसुला प्लेटो। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड पेनिनसुला प्लेटो। फिजिकल मैप निकालिए। जब आप इंडिया का फिजिकल मैप निकालोगे तो आपको यहाँ पे दो रीजन्स दिख रहे होंगे। एक ये रीजन है जो कि थोड़ा येलोइश दिख रहा है, एक ये रीजन है जो थोड़ा येलोइश दिख रहा है। ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा पेनिनसुला प्लेटो है, बट इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। जो ऊपर वाला इलाका है इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं, जो नीचे वाला इलाका है इसको हम डेक्कन प्लेटो के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको बेसिकली ऐसा कंसिडर करना है फॉर टाइम बीइंग, एक है आपका
ये प्लेन एरिया इमेजिन कर लो, उसके ऊपर ये टेबल टॉप जो है दिस इज योर पेनिनसुला डेक्कन वाला, और उसके ऊपर दिस इज योर सेंट्रल हाईलैंड। ये दोनों मिला के आपका पूरा पेनिनसुला प्लेटो बनाता है। हाउएवर हमने इसके भी दो हिस्सों किए हैं, नीचे वाला इज डेक्कन प्लेटो, ऊपर वाला इज सेंट्रल हाईलैंड्स। अब जब आप इसको इन डिटेल पढ़ोगे तो आप ये रियलाइज करोगे कि ये जो नीचे वाला डेक्कन प्लेटो है ये कुछ इस तरीके से टिल्टेड है। प्लीज अंकित सामने देख लो सेजल, ये कुछ इस तरीके से टिल्टेड है। किस तरफ? ये टिल्टेड है टुवर्ड्स साउथ ईस्ट, वेयर एज जो सेंट्रल प्लेटो है ये टिल्टेड है टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार से आपका जो है सेंट्रल आइलैंड्स और आपका डेक्कन प्लेटो बना हुआ है। इनके बीच में आपको वैली दिख रही है दोनों के, ये जो वैली है ये आपकी विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में है, जिसके बीच में से बहती है आपकी रिवर नर्मदा। कोई दिक्कत? अब ये जो टिल्ट आपने सीख लिए हैं, ये आपका प्लेन एरिया ऐसा है, लेकिन ये हाईलैंड कुछ इस प्रकार से, यानी इस साइड ऊंचा है, इस साइड नीचा है। सिमिलरली सेंट्रल हाईलैंड जो है इस साइड पीछे की तरफ है। अब इतना समझ में आ गया? जल्दी से अब देखना एक मैप को, इस मैप को। ये है आपका सेंट्रल हाईलैंड, ये है आपका डेक्कन प्लेटो। जितनी भी नदियां हैं प्लीज सामने देखें, कुछ भी मत बनाओ, अभी सामने देख लो। जितनी भी नदियां हैं इस एरिया में किस साइड ड्रेन हो रही है? मेजॉरिटी ऑफ इट बे ऑफ बंगाल। क्यों हो रही? क्योंकि पूरा का पूरा इस तरफ टिल्टेड है। समझ में आ गया? सिमिलरली यहां की नदियों की अगर बात करें, किस तरफ ड्रेन हो रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ये देखो सोन जा रही है यहाँ से, और बाकी चंबल वगैरह वगैरह ये सब जा रही हैं। क्यों है ये इस तरफ टिल्टेड? क्यों इस तरफ? क्योंकि ये ऊपर की तरफ टिल्टेड है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अब बना लो जो बना रहे थे, ठीक है? कोई दिक्कत? अब यही चीज हमको यहाँ पे शब्दों में पढ़नी है, एंड आई बिलीव कि आप इसको अच्छे से कर लोगे। जी, दो ब्रॉड एरियाज में बांटा गया है। सबसे पहले बात कर रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की। मैप में फॉलो करते जाइएगा प्लीज। कौन सा मैप? फिजिकल मैप, इंडिया का फर्स्ट वाला। इट इज लाइंग नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर दिख रही है, देखिए जल्दी। उसके ये नॉर्थ में पाया जा रहा है, ठीक है। कवरिंग मेजर एरियाज ऑफ मालवा प्लेटो। यहां पे जब आप आगे आओगे और अपने एडवांस क्लासेस में, तो आपको बताया जाएगा कि ये सेंट्रल हाईलैंड्स के भी डिवीजन है। मालवा प्लेटो है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है। वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी उसकी ज़्यादा बात नहीं करती है। एडवांस क्लासेस में वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है? ठीक है। विंध्या एंड सतपुड़ा जो है वो उसके साउथ में है, सेंट्रल हाईलैंड के, दिख रहा होगा आपको। अरावली एज नॉर्थ, लेफ्ट हैंड साइड आपको अरावलीज दिख रही होगी राजस्थान के पास। सैंड एंड रॉकी डेजर्ट इन दी वेस्ट। अरावली के वेस्ट में जाओगे तो आपको डेजर्ट देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब आ जाइए डेक्कन प्लेटो की तरफ। लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा एंड हैज सतपुड़ा ऑन इट्स नॉर्थ। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लेना प्लीज। नर्मदा नहीं मिल रही? कमाल करते हो यार। दिख गई? ऊपर विंध्या है, बीच में नर्मदा है, नीचे सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा रेंज जो है उसके जस्ट नीचे से चालू हो जाता है आपका डेक्कन प्लेटो, ठीक है। ईस्टर्न एक्सटेंशंस आर महादेव, कैमोर एंड माइकल हिल्स। दिख गया? 3 हिल्स दिख रही होगी, महादेव, कैमोर एंड माइकल, नर्मदा के पास ऊपर। दिख गया? नहीं? दिखाओ जल्दी जल्दी, दिखाएं बच्चों को। ये देखो, ये महादेव, माइकल, कैमोर, ये सारी हिल्स लाइन से यहां पे हैं जी। उसके बाद आप आगे आओगे तो यहां पे ये बताएगा कि जो हमारा डेक्कन प्लेटो है इसका भी एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट साइड। यानी अब आप अपना मैप दोबारा से देखो तो ये तो हमने बता दिया कि ये हमारा डेक्कन प्लेटो है, लेकिन कह रहे हैं इसका भी एक्सटेंशन आपको यहां पे देखने को मिल रहा है मेघालय वाले रीजन में। एंड यही वो एक्सटेंशन है जिसको नाम दिया गया है 3 हिल्स से
गारो, खासी एंड जैंतिया। खासी के बारे में क्या खासियत है? सर वो बारिश सबसे ज्यादा वर्षा जो है चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में मौसिन राम में होती है, कोई दिक्कत। लेकिन अब आप गौर से देखो तो ये जो डेक्कन प्लेटो है वो यहां तक तो आपको येलोइश कलर का दिख रहा है, लेकिन बीच में ये ग्रीन कलर हो जा रहा है और फिर बाद में यहां पे येलोइश है। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच में देयर इज अ फॉल्ट। फॉल्ट मतलब वहां पे एक लो लाइंग एरिया है, उस फॉल्ट को कहा जाता है दी मालदा फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट? मालदा, MALDA। What is Malda fault? It is basically the fault which is present between the Deccan Plateau and its extension in the northeast. ठीक है जी, पढ़ लेते हैं वापस से लाइन। मेघालय's कार्बी एंग्लोंग प्लेटो, it is separated by the fault named as Malda fault। और वो जो जैंतिया हिल्स वगैरह हैं, ये जो 3 हिल्स की हमने बात करी कि हाईएस्ट पीक्स यहां पाई जाती हैं, वो जिस प्लेटो पे पाई जाती हैं उसको कार्बी एंग्लोंग प्लेटो का नाम दिया गया है। वापस से देखना चाहो तो देख सकते हो, ये जो प्लेटो है यहां का ओवरऑल, इसको हम कार्बी एंग्लोंग प्लेटो कहते हैं। एंड इसके अंदर जो हिल्स पाई जाती हैं दैट इज गारो, खासी एंड जयंतिया। डन, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है दैट वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ द डेक्कन प्लेटो। तो सिंपल टर्म्स में वो ये बता रहे हैं, ये जो रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस दिख रही होगी आपको, और ये जो माउंटेन रेंजेस है ये वेस्टर्न घाट्स चूंकि वेस्टर्न साइड है, ईस्टर्न घाट्स क्योंकि ईस्टर्न साइड है, ये मार्क करती है इसकी आउटर बाउंड्री ऑन दी बोथ साइड्स। वेस्टर्न घाट्स आप जैसा कि नजरों से देख सकते हो, इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं दिख रहे हैं, यानी कंटिन्यूस सी दिख रही है, इसलिए कहा जाता है दैट वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूस। अगर आप अपने फिजिकल मैप में भी देखोगे तो ज्यादा उसके बीच में गैप्स जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वेराज अगर आप राइट साइड देखोगे तो वहां पे आपको बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल नल्ला मल्ला हिल्स, पालकोंडा हिल्स, शेवरॉय हिल्स, जवादी हिल्स, ये सब टूटी फूटी हिल्स हैं जो ईस्टर्न घाट्स बना रही हैं। नल्ला मल्ला कहते हैं, नल्ला मलाई कहते हैं, दोनों ही सेम। ठीक है, हाँ जी, सोच के बताओ, मैप देखो, सोच के बताओ जी, क्योंकि टिल्ट उस तरफ है, रिवर्स फ्लो हो रही है, तो उन्होंने डिन्यूट किया है, इरोड कर दिया है, हिल्स को जो है काट दिया जी। अब आते हैं आगे, यहां पे बात हो रही है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के बारे में क्या बता रहा है? वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, ऑब्वियसली। ईस्टर्न घाट्स लाई टू द ईस्टर्न कोस्ट। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू पासेस। कंटिन्यूस हैं, कैसे हैं कंटिन्यूस, ये अब आप समझ गए हो, क्योंकि वो हिल्स जो हैं वो ऊपर से नीचे तक सीधे सीधे, कुछ पासेज हैं यहां पे पाए जाते हैं। आपके लिए टास्क है कौन से वो पासेज हैं। वेस्टर्न घाट्स में कौन कौन से पासेस पाए जाते हैं? क्या उनका नाम थाल घाट है? क्या उनका नाम भोर घाट है? क्या उसका नाम पाल घाट है? ये आपको पता करना है। भोर मतलब शाम, शाम को पालती मार लो और थाली लेके बैठ जाओ खाना खाने के लिए। तो भोर, थाल एंड पाल। ठीक है जी। ईस्टर्न घाट्स दे आर डिसकंटिन्यूअस एंड इररेगुलर, दे कैन बी डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स, वेर एज ये जो है थोड़े से नीचे हैं। अगला टास्क आपके लिए है फिजिकल मैप में फटाक से ये 2 लोकेशंस हैं, इनको मार्क करने की कोशिश करें। ईस्टर्न घाट्स में आप देखोगे तो यू विल फाइंड अनईमुदी, सॉरी वेस्टर्न घाट्स में, एंड ईस्टर्न घाट्स में यू विल फाइंड महेंद्रगिरी। अब वो है ऐसा, फिजिकल फीचर ही हमारा ऐसा है।
अब वो क्यों है उसके लिए तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बात करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता, सॉरी। फैक्ट है वो बेसिकली। जी अनय मुदी, लेफ्ट हैंड साइड वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगी, वेराज महेंद्रगिरी आपको राइट हैंड साइड ईस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको एक जहां ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स में आपको एक छोटी सी हिल देखने को मिलेगी जिसका नाम है डोडा बेटा। उसको हाईलाइट कर ले, डोडा बेटा। ठीक है, ये सारी तीनों चारों हिल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अनईमुदी अन्नामलाई हिल्स में मिलेगा। डन। अब आते हैं हम आगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? ऑन द ईस्ट ऑफ अरावली हिल्स और नॉर्थ ऑफ अरावली हिल्स और साउथ ऑफ अरावली हिल्स? वेरी गुड, वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स। अरावली हिल्स एक्ट एज अ बैरियर टू द इनकमिंग मॉनसून विंड्स, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टायर्ड होती हैं और ना ही उनमें उतना मॉइस्चर होता है, जिस वजह से हमारा डेजर्ट एरिया जो है इसमें वर्षा नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे एकमात्र मेजर रिवर पाई जाती है जिसका नाम है LUNI, लूनी। जल्दी से सर्च करो, लूनी रिवर डेजर्ट एरिया में देखने को मिलेगी आपको। यस सर, दिख गई? इट इज द ओनली मेजर रिवर ऑफ राजस्थान, लूनी। जी मूविंग अहेड, जब हम बात करते हैं अबाउट द डेजर्ट एरिया, तो यहां पे एक स्पेशल फीचर देखने को मिलता है जिसको हमने पढ़ा है मशरूम रॉक्स। कैसे फॉर्म होते हैं मशरूम रॉक्स अंकित? हाँ, मशरूम रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, सवाल पूछा गया है। अम्ब्रेला की तरह नहीं, मशरूम की तरह, तभी तो उसको मशरूम रॉक बोला जा रहा है। नीचे से सैंड पास होती है, वेरी गुड। एयर के प्रेशर की वजह से नॉट कन्विंस्ड येट। रिवर भी उसमें बताया था। रिवर? हाँ सर, मशरूम रॉक्स आपने वो इमेज में समझाया था। हाँ, तो रिवर कहाँ से आ गई? ये रिवर तो दूर, समुद्र, डेजर्ट में कहाँ से रिवर मिल जाएगी आपको? कैसे? एयर से कैसे? कॉन्सेप्ट बताओ। एक्चुअली ये कि जब वो बॉम्ब जो होती है, मींस बॉम्ब ये ऊपर उड़ेगी। अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है। कैसे वार्म होगी ये तो बता दो। स्टेप बाय स्टेप जाओ, किस बात की जल्दबाजी? स्टेप बाय स्टेप। एयर वार्म कैसे हुई? वो सनलाइट से अगर एयर को वार्म होना होता तो ऊपर की क्यों नहीं हो रही है? सर बिकॉज वो उसकी जो साइड है वो ऑलरेडी हीट है। जी, बिकॉज सरफेस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर, एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बताया है, सनलाइट से वो गर्म नहीं होगी, वो गर्म होगी किससे? जो जमीन से कांटेक्ट में है। चूंकि जमीन पे सैंड है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, उस वजह से उसके कांटेक्ट में बिकॉज ऑफ कंडक्शन जो एयर है जस्ट अबव इट, वो हीटेड हो जाती है एंड फिर वो राइज करती है ऊपर की तरफ। चूंकि वो राइज करती है ऊपर की तरफ, नीचे जो है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी जगह लेने के लिए आसपास की जो हवाएं हैं वो तेजी से उसके करीब आती हैं, जिससे कि फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स या
फुटहिल्स ऑफ द पीक्स जो हैं वो एरोड होने लगती हैं एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको वहां पे मशरूम शेप्ड के रॉक्स देखने को मिलते हैं। नहीं समझ में आया? क्यों एब्सेंट हो गए तो ऐसा कैसे चलेगा दीदी? जी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बर्चन्स। मशरूम रॉक तो हमने पढ़ा ही है, एक स्पेशल फीचर एक और जाना जाता है जिसको हम कहते हैं बर्चन। बर्चन्स बेसिकली क्या होता है, ये एक क्रिसेंट शेप बनाते हैं सैंड ड्यून्स। इस शेप के सैंड ड्यून्स जो बनते हैं इनको हम बर्चन्स का नाम देते हैं। हवाएं जो है वो तेजी से चलती हैं और फिर ऐसे शेप के सैंड ड्यून्स बना दिए जाते हैं। यानी आपने अगर किसी की आपके घर में कोई पोस्टिंग हो फौज में और वो कभी आपके बीकानेर जैसलमेर जैसे इलाकों में पोस्टेड हो तो उनको हमेशा कहा जाता है कि सोते टाइम आपको बार बार बीच में उठना पड़ता है। रीज़न बीइंग क्योंकि आपको नहीं पता हवाएं ऐसी चलें कि अगले कुछ समय बाद पूरा का पूरा रेत का ढेर आपके ऊपर आ जाए और आप दब के मर जाओ, क्योंकि समय समय पे कुछ इस प्रकार से वहाँ पे लोकेशंस चेंज करती रहती हैं हवाओं की वजह से रेत के ये ढेर, और इन रेत के ढेरों को हम सैंड ड्यून्स के नाम से जानते हैं। और ये सैंड ड्यून्स जो कि क्रेसेंट शेप के होते हैं यानी ऐसे चांद जैसे शेप के, इसको हम नाम देते हैं बर्चन्स। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। जैसे मशरूम वाली का रीजन था जिस वजह से वो स्लाइड पे, बट इनका क्या रीजन है कि ये चांद की तरह है? इनका क्या रीजन है कि चांद की तरह है? क्योंकि चांद में दाग है। चांद की तरह इसलिए है क्योंकि हवाएं जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं। जब वो एक डायरेक्शन में चलती है तो जो ज़्यादा लोड होता है उसको वो यहाँ पे उसने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी बहुत हवाएं जो हैं वो क्या कर रही हैं, अभी भी हवाओं को सैंड को इरोड करके ले जा रही हैं। तो वो उसको यहाँ डिपॉजिट कर रहा है, वो उसको यहाँ कर रहा है, फिर थोड़ा आगे किया, फिर थोड़ा आगे किया, तो ओवरऑल ये शेप जो है क्रिसेंट शेप बना देता है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स यानी ये वेस्टर्न घाट्स के लेफ्ट में और ईस्टर्न घाट्स के राइट में जो प्लेन एरिया है उसकी यहां पे बात हो रही है। पेनिनसुला प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स running along the Arabian Sea in the west and Bay of Bengal in the east. The western coast is sandwiched between Western Ghats and the Arabian Sea and is a narrow plain. Please physical map वापस से निकालिए। अगर अब आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कंपेयर करना चाहो, यानी ये जो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को, तो जो वेस्टर्न घाट्स वाला इलाका है जैसे ही वो खत्म हो रहा है, यहाँ का येलो इलाका, उसके बाजू में जो ये ग्रीन रीजन दिख रहा है वो आपको बहुत नैरो सा दिख रहा होगा ऊपर से नीचे तक, नैरो इन कंपैरिजन टू दी राइट साइड वाला इलाका। राइट साइड में जो ईस्टर्न घाट्स वाला इलाका है उसके बाजू में ईस्टर्न कोस्ट जो है इन कंपैरिजन टू दी वेस्टर्न कोस्ट वो ज्यादा ब्रॉडन है। यही कंसेप्ट आपको याद रखना है, दैट द वेस्टर्न कोस्ट इज नैरोअर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न कोस्ट। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कोस्ट का बहुत सारा इलाका इज सबमर्ज्ड अंडर द सी के अंदर वो सबमर्ज हुआ है। एंड तभी एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, यानी कॉन्टिनेंट का एक्सटेंडेड पार्ट जो समुद्र के अंदर है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है। आप अपने मैप में दोनों तरफ देख सकते हो, आपको एक लाइट ब्लू कलर का एरिया दिख रहा होगा। अगर आप लेफ्ट साइड का लाइट ब्लू कलर को कंपेयर करें राइट साइड वाले लाइट ब्लू कलर से, तो आप देखोगे कि लेफ्ट साइड वो ज्यादा दिख रहा है। वो लाइट ब्लू जो है वो दर्शाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ कि समुद्र के अंदर कितने अंदर तक और कॉन्टिनेंट पाया जाता है, यानी इट इज द एक्सटेंड ऑफ योर वेस्टर्न घाट्स। एंड वेस्टर्न घाट्स चूंकि समुद्र के अंदर ज्यादातर हैं, इसलिए इसको कहा जाता है यहां पर सबमर्जेंट कोस्ट आपको पाई जाती है जो समुद्र के अंदर सबमर्ज है। वेराज अगर आप राइट साइड देखो तो वहां पे ज्यादा आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा कि समुद्र के अंदर भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। इस वजह से इसको इमर्जेंट कोस्ट के नाम से जाना जाता है। चाहे तो लिख लो लेफ्ट और राइट में, वेस्टर्न
कोस्ट इज द सबमर्जेंट कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट इज द इमर्जेंट कोस्ट। जो सबमर्ज नहीं है, जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है। सर ये जो ब्रॉड है यहाँ का एरिया ईस्टर्न घाट का, ये इसलिए भी नहीं है कि यहाँ पे रिवर मतलब बे ऑफ बंगाल में जाके प्लेन का, फिर से बोलिए, ईस्टर्न घाट वाला एरिया है वो ब्रॉड है। किसने बोला? इतना दिखाने के बाद, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर ये सुनने को मिल जाए तो फिर तो थोड़ा सा। वेस्टर्न घाट कहाँ से हो जाएगा? व्हेन वी से वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट, तो हम बात कर रहे हैं एलिवेटेड एरिया की। अभी जो हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं दैट इज वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट इज ब्रॉडर, इसलिए ब्रॉडर है क्योंकि डिपॉजिट्स लाए जाते हैं नदियों के द्वारा, पहली चीज। दूसरी चीज, वो सबमर्ज नहीं है समुद्र के अंदर, वेयरएज वेस्टर्न घाट सबमर्ज्ड है समुद्र के अंदर, इस वजह से। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको देखने को मिलती है तो उससे पता चलता है कौन ज्यादा सबमर्ज्ड है। डन, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट इज सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी एंड इज अ नैरो प्लेन। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस। 3 सेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लेना इसको, वहां मिल जाएंगे आपको। पहला, नदर्न पार्ट इज कॉल्ड द कोंकण कोस्ट। मुंबई से गोवा तक कोंकण कोस्ट देखने को मिल रहा होगा, नहीं मिल रहा है तो लिख लीजिएगा। मुंबई से गोवा वाला इलाका इज नोन एज कोंकण कोस्ट। वाइल उसके बाद जब आप थोड़ा सदर्न एरिया में आओगे, मुंबई के नीचे आपको देखने को मिलेगा मलाबार कोस्ट। तभी मुंबई में एक फेमस जगह भी है, सबसे पॉश इलाका कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट पॉश इलाकाज, विच इज नोन एज मलाबार कोस्ट। गया है कभी कोई? मलाबार हिल्स के नाम से जाना जाता है, मलाबार हिल्स। मलाबार हिल्स नहीं गए कभी? मरीन ड्राइव का एंड है उस साइड जी। नेक्स्ट, द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। ठीक है, इन द नदर्न पार्ट इट इज रिफर्ड टू एज द नदर्न सरकार्स। नीचे ऊपर की बात कर रहे हैं मैडम अभी, कोरोमंडल के ऊपर, इट इज द नदर्न सरकार्स। नदर्न सरकार्स वाला जो इलाका है, इसके बारे में आप पढ़ोगे आपकी हिस्ट्री में, जब फ्रेंच और इंग्लिश के बीच लड़ाइयां होती थी तो ये नदर्न सरकार्स वाला इलाका वहां पे आपको पढ़ने को जरूर मिलेगा। उसके नीचे सदर्न पार्ट जो है दैट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट, सवाल पूछ सकता है कोरोमंडल कोस्ट जो है वो किस घाट में है, ईस्टर्न घाट या वेस्टर्न घाट? तो आपको पता होना चाहिए इट इज इन वेस्टर्न, ईस्टर्न। सोच के बोलो, कोरोमंडल सही। ठीक है, इसके बाद यहां पे बात की जा रही है कोरल्स की। कोरल्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा और इन डिटेल आप एनवायरनमेंट में पढ़िएगा, मैं यहां पे ज्यादा उस पर बताना नहीं चाहूंगा। नेक्स्ट वी कम टू आइलैंड ग्रुप्स। जब हम आइलैंड ग्रुप्स की बात करते हैं तो मैप खोल लो, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप वाला। अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप वाला रीजन। जी, इस इलाके में सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर उसके बाद सदर्न अंडमान। दिख गया? उसके सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा लिटिल अंडमान। सदर्न अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में यू विल फाइंड वन वाटर बॉडी। वेरी गुड, डंकन पैसेज। हाईलाइट कर लें उसको, सवाल उठता है डंकन पैसेज किस किस वाटर किस किस आइलैंड ग्रुप के आइलैंड्स को डिवाइड करता है? सदर्न अंडमान एंड लिटिल अंडमान को डिवाइड करता है डंकन पैसेज जी। उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार एंड देन लास्ट में ग्रेट निकोबार। ये निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो बटे हुए हैं 3 हिस्सों में, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। ग्रेट शब्द से हमको लगता है कि अरे ये तो सबसे ऊपर होगा, बट सबसे नीचे है। लिटिल बीच में है एंड
कार निकोबार सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सी लाइन है जो दोनों को डिवाइड कर रही है? वेरी गुड, हाईलाइट कर लो उसको, 10 डिग्री चैनल। अगेन क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किन दो आइलैंड्स को डिवाइड कर रहा है? लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार। ऐसे आइडियोलॉजी के साथ सवाल आपको आ सकते हैं। फिर सबसे नीचे आपको ग्रेट निकोबार के जस्ट ऊपर दिख रहा होगा द आइलैंड नेम्ड एज कचल, KATCHALL। ये वो है जो बहुत तेजी से डूब रहा है। यहां पे मैनग्रोव्स जो है वो ऑलरेडी समाप्त होने की कगार पे हैं। उसके बाद सबसे नीचे आपको एक दिख रहा होगा पॉइंट लगा हुआ, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये वो जगह है जो ऑलमोस्ट डूब चुकी थी सुनामी के टाइम पे। इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सबसे नीचे दिख गया। उसके बाद आपको वहां पे दिख रहा होगा बैरन आइलैंड, अंडमान के राइट हैंड साइड। बैरन आइलैंड, अंडमान कहां है? जल्दी बताओ कहां है अंडमान? इसके राइट हैंड साइड कहां होगा? यहां कहीं देखने की कोशिश करो। मिला? ये बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड के आगे आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ वॉल्केनिक। इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडिया, बैरन आइलैंड। एक्टिव वॉल्केनो कौन से होते हैं? तो इट इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया विच इज नोन एज बैरन आइलैंड। मैनग्रोव्स बहुत तेजी से यहां पे खत्म हो रहे हैं ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। डन? ड्यू टू राइजिंग ऑफ सी लेवल। अब आपको यह पता करना है कि बैरन आइलैंड किस पर्टिकुलर आइलैंड ग्रुप के सबसे करीब है। इज इट कार निकोबार और ग्रेट निकोबार या फिर मिडिल अंडमान? जी, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, सेम ऐसा ही। तो इस प्रकार से आपको आइडियोलॉजी अपनी जो है वो डेवलप करनी है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज लक्षद्वीप। जी, लक्षद्वीप कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। बहुत सारे अलग अलग आइलैंड से मिलके बना है ये। सबसे पहले आपको देखना है अबाउट 9 डिग्री चैनल किस किस को डिवाइड कर रहा है? हाँ जी, ये डिवाइड कर रहा है आपके अमनदीवी आइलैंड्स और मिनिकॉय आइलैंड्स को। ऊपर वाले जो आइलैंड ग्रुप है उनको अमनदीवी कहते हैं, नीचे वाले को मिनिकॉय कहते हैं। ये छोटा सा नीचे दिख गया। इन दोनों को डिवाइड करता हुआ चैनल इज 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट यहां पे कुछ फेमस आइलैंड ग्रुप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला कालपेनी, सेकंड एंड्रॉट, कालपेनी, एंड्रॉट। नेक्स्ट करावती तो पता ही होना चाहिए, कैपिटल। नीचे मिनिकॉय। एक बार दिखाना। PITTI, पिट्टी, ये न्यूज में है अभी। एंड्रॉट कर लेना, चेरियम कर लेना, कालपेनी कर लेना, बस। जी, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये आइलैंड कहाँ पे पाया जाता है।
हाँ जी, ये बोला मैंने, चेरियम। आपके लिए टास्क है 11 डिग्री चैनल किस चीज से रिलेटेड है, ये आपको पता करके आना है। 11 डिग्री चैनल किस चीज से रिलेटेड है, 8 भी पता कर लेना, 8 डिग्री चैनल भी किस चीज से रिलेटेड है। हाँ हाँ, पता करके आओ। ये तो सिर्फ नीचे लिखा है 8 डिग्री चैनल, उसके नीचे क्या है ये पता करना है आपको। डन, ठीक है सर। यहां पे खत्म होता है हमारा ये चैप्टर। किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एक बारी पूरी बुक घुमा लो, कोई सवाल है आपके तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल मूव अहेड। जब इंडिया ऊपर जाकर टकराया एशिया से, तो इसके साथ श्रीलंका भी जा रहा था। इसके साथ साथ श्रीलंका भी जा रहा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पूरी जा रही थी, सिर्फ इंडिया की प्लेट नहीं जा रही थी, था, वो नहीं टकराया। क्योंकि वो एक पूरी प्लेट है ना। ऐसे तो ऑस्ट्रेलिया भी टकरा सकता था ऊपर, लेकिन अब आप ये बोल रहे हो कि मोबाइल जो है पूरा ऊपर जा रहा है, तो ये आपस में क्यों नहीं टकरा रहे? क्योंकि ये तो खुद एक स्ट्रक्चर है ना, जो खुद एक फॉर्म है। प्लेट पढ़ा है हमने, तो ये खुद में एक स्ट्रक्चर है। ये जाएगा तो पूरा ऐसा जाएगा ना, ये तो नहीं कि कैमरा अलग से जा रहा है, बैटरी अलग से जा रही है, तो वो पूरी एक प्लेट पे स्टेबल, इस वजह से। हाँ जी, MSP और FRP क्या अंतर है? FRP गवर्नमेंट डिसाइड करता है, वो मिल ओनर उसको पे करता है। किसके लिए है? सही बोल रहे थे, पहले बोलो तो FRP किसके लिए होता है? फार्मर्स
शुगर हाँ, शुगर केन के लिए होता है स्पेसिफिकली FRP, जो कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहलाता है। ठीक है, व्हाट इज SAP देन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FRP एंड SAP और FRP? ये गवर्नमेंट करता है। गवर्नमेंट यार, क्या गवर्नमेंट मतलब क्या? बच्चे थोड़ी पॉलिटी पढ़ लिए। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। जी डन। कोई सवाल? कल क्वेश्चंस दिए थे, कौन कौन से? जल्दी जल्दी बताओ। बताओ क्रिप्टो करेंसी के बारे में जो बता सकते हो। डिजिटल, वेरी गुड। और क्रिप्टो करेंसी जैसे हम लोग इन्वेस्ट करें बिटकॉइन में। बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक कॉइन है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा रहती है। कहाँ पे जाके मैं खरीद सकता हूँ ऐसे बिटकॉइन? तो वर्चुअल कॉइन। कभी भी कुछ भी आंसर्स आप लोग बताएं, कभी भी रैंडम चीज़ों को मत पुट करें। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बहुत प्यारा शुरू किया कि क्रिप्टो करेंसी जो है इट इज़ अ डिजिटल करेंसी, बट नेक्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि बिटकॉइन जो है वो हम खरीद सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे बिटकॉइन के बारे में पता ही नहीं है, तो आप कैसे अज्यूम कर रहे हो कि एग्जामिनर आपको नंबर देगा? क्योंकि आपने उसको कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग, अल्टीमेटली इट इज़ कि आप एग्जामिनर को चीज़ समझा पाओ। उसको अगर वो जीरो पे खड़ा है, आप उसको वो कॉन्सेप्ट समझा पा रहे हो, कन्विंस कर पा रहे हो, दैट इज व्हाट इज आंसर राइटिंग। एंड दैट टू इन वर्ड्स रादर, जहाँ पे वो उस पर्टिकुलर पेज से हिल नहीं रहा है। अगर उसकी आंखें हिली तो वहाँ पे वो बच्चा गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हम या रादर मैंने जो है हमेशा एक्सपीरियंस किया है, और जिस हिसाब से मैं आगे बढ़ा हूँ टीचिंग में। आई वॉज इन क्लास 6th जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। जब मैं क्लास 6 में था, मेरे कॉलोनी में 2nd 3rd क्लास के बच्चे और KG के हुआ करते थे, तो मैं गर्मी की छुट्टियों में उनको पढ़ाता था। वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। फर्स्ट पे मुझे मिली थी 125 रुपीज़ फॉर द होल मंथ, वो भी 5 बच्चों को पढ़ाने की। 125 रुपये मिले थे 6th क्लास में। वहाँ से आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑफ टीचिंग। तो ये पूरे एवोल्यूशन के दौरान मैंने हमेशा छोटे बच्चों को पढ़ाया है। एंड कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज चालू होने वाला होता है, तो 3-4 महीने का टाइम होता है। उस ड्यूरेशन में हमारे न्यूज़पेपर्स में क्लासिफाइड करके ऐड आती है होम ट्यूशन्स की, तो वो क्लासिफाइड में मैं ऐड देख के घरों पे भी पढ़ाने गया हूँ, तो मैंने वो भी किया है। रीज़न बीइंग, इन सभी चीज़ों में एक चीज़ सीखिए, अगर बच्चे ने गलती से भी अपनी आंखें इधर से उधर हिला ली तो उसको नहीं समझ में आएगा, मतलब नहीं समझ में आएगा। इसलिए जब भी मैं आता हूँ क्लास में, आई ऑलवेज से कि मैं खुद बता दूंगा कब लिखना है, मैं खुद बता दूंगा कब आपको बुक खोलनी है, अभी सिर्फ सामने फोकस करो। उसका यही उद्देश्य होता है कि सब कुछ भूल जाओ एंड जो मैं समझा रहा हूँ वो समझना है। अगर उस बच्चे का वहाँ से मन हटा तो आप कितना ही अच्छे वर्ड्स लिख लो, नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा। तो क्या ऐसी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। आप लोगों ने जाकिर खान के बारे में सुना होगा, क्यों लोग इतना पसंद करते हैं, ऐसा वो क्या बताता है? वो आपको दिल्ली फेमस हुआ था, वो विद द AIB का एक शो आया था जहाँ पे उसने दिल्ली की गर्लफ्रेंड के बारे में स्टोरी सुनाई थी कि किस प्रकार से, अगर नहीं जानते आप लोग जाकिर खान को, सिर्फ ब्लैंक बैठे हुए, जानते हो ना कि शक्ति वाला बंदा जो बोलता है कि हम सख्त लड़के हैं, तो वही वाला। तो वो ही इज़ फेमस फॉर हिज स्टोरी टेलिंग। वो स्टोरी टेलिंग इतनी प्यार से करता है कि अगर गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया है तो इट इज़ लाइक 3 चीज़ें मैंने सीख ली हैं, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो वो कुछ भी बोले, मुंह वो धो लो, ब्रश कर लो, उसका हाँ, अच्छा, ठीक है, और उसका रख दो, फिर आधे घंटे चलती रहेगी वो। तो ये सब क्या है? ये बेसिकली हम सब उससे कोरिलेट कर पाते हैं अल्टीमेटली। दैट इज़ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। सिमिलरली अगर आप एक व्यक्ति को जानते हो जिसका नाम है रणबीर बरार, मास्टर शेफ वाला कोई शो आता था, उसमें आया था, एंड आई एनकाउंटर्ड हिम। जब मैं घर पे कुछ रेसिपीज ट्राई करता रहता हूँ तो मैंने देखा उसका यूट्यूब चैनल है। आप उस बंदे का कोई भी एक वीडियो देख लेना, चाहे वो आपका पोहा बनाने को लेके हो, कांदा वाला पोहा जो बनाते हैं महाराष्ट्र में, वो बंदे की आप स्टोरी टेलिंग देख लो, आप हिलने का मन नहीं करेगा आपका वहाँ से। इतने प्यार से वो बना देगा खाना, उसके पीछे एक एक इंग्रेडिएंट की कहानी भी बताता जाएगा। तो दैट इज़ द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। सिमिलर इज द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इन योर आंसर्स, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट तो बता रहे हो बट मेजर फोकस आपका ये होना चाहिए कि रीडर जो है वो हिलना नहीं चाहिए। दिस हैज़ टू बी इन योर आंसर राइटिंग, दिस हैज़ टू बी इन योर एसे। कि अगर कोई एक रीडर पढ़ रहा है तो उसको ऐसा नहीं कि अरे ये बिटकॉइन क्या चीज़ आ गई, अरे इसके बारे में तो ऊपर नीचे कहीं दिया ही नहीं, चलो छोड़ो, नंबर कम दे दिए। अगर आप बिटकॉइन बोल रहे हो तो पहले डिफाइन इट, व्हाट इज बिटकॉइन। आपको बताना चाहिए था इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अर्लीस्ट
फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसी विच इज ट्रेडेड इंटरनेशनली। फिर आप उसके बाद इसके पॉजिटिव नेगेटिव, आपने सिर्फ बताया करेंसी होती है, बिटकॉइन जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में यूज़ किया जाता है। सो आपका जो एग्जामिनर वो ऐसा करेगा, सो क्योंकि वो बंदा अपने घर परिवार से लड़के आया है आपकी कॉपी चेक करने के लिए, उसके घर में भी बच्चे हैं जो बोल रहे होंगे पापा इस बार अच्छे नंबर आएंगे तो हमें आप अच्छी वाली बाइक दिला देना, तो वो उसी टेंशन में जूझ रहा है। उस टेंशन से निकालने का जरिया है आप उसको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पकड़ के रखो। दैट इज व्हाट इज द आर्ट ऑफ एनी राइटिंग, चाहे वो आपकी आंसर राइटिंग हो चाहे कुछ हो। ठीक है जी, अब बताइए ये बिटकॉइन क्या है, क्या बोल रहा है ये? एक सिंपल सा सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिजिटल करेंसी दैट आरबीआई इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट एंड अ क्रिप्टो करेंसी? बहुत सिंपल सा सवाल। आरबीआई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल कर रही है। वेरी गुड, इट इज आप भी यही बोल रहे थे, गुड। इट इज अ फॉर्म ऑफ करेंसी विच इज हैविंग अ लेजर मतलब देर इज अ पर्सन हु विल बी कंट्रोलिंग इट एंड दैट वुड बी आरबीआई। कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? नहीं कंट्रोल किया तो भाई इंटरनेशनल टेररिज्म में सबसे ज्यादा फंडिंग इसी से होगी। आपके जितना ब्लैक मनी इधर से उधर हो रहा है, बेनामी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो सब क्रिप्टो से ही तो होगा। तो इस वजह से हमें इनको कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है जी, और क्या बताना चाहोगे क्रिप्टो के बारे में? व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? कोई बता सकता है थोड़ा बहुत, जो भी एक आध पॉइंट? वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड होते हैं, कहने का मतलब देयर इज नो वन सिंगल अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग द अथॉरिटी ओवर इट। वेरी गुड, और Blockchain is essentially a set of connected blocks or an online ledger. Each block contains a set of transactions that have been initiated. ठीक है, ले पढ़ के तो कोई भी बता दे। और क्या टॉपिक था? So what do you mean by constitutional bench? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। हाँ, ये तो आप लोगों ने सुना भी होगा आज बाहर जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, इसी की तो हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यस्मीन? देखो इन लोग तो सब बोल रहे हैं कि आपने बताया भी है, समझा भी दिया था, मैं तो नहीं बोल रहा, यही बोल रहे हैं कल बताया था। वाह जी, व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? हिंदुस्तान के कौन से नंबर के, कोई मत बोलना, सीजेआई आए हैं अभी रिसेंटली, और कौन है सीजेआई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से नंबर के और कौन है? घोर समस्या कि हम नाव में तो बैठ गए लेकिन हम बैठे हैं, अरे हम चप्पू नहीं चलाएंगे, जान दो जहां ले जा रही है ये नाव हमें। ऐसा हो रहा है आपके साथ, या तो फुटबॉल बन के रह जाओ, किसी ने बोला ये तो उस साइड चले गए, किसी ने यहाँ डायरेक्शन दिया इस साइड चले गए, या फिर टेक चार्ज। हाँ जी, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच? सर इसमें 5 से ज़्यादा जज होते हैं और इसमें एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बैठती है। कॉन्स्टिट्यूशन बैठती है, नहीं मतलब सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठते हैं, जजेस बैठते हैं जो किस लिए होते हैं? जो संविधान के लिए वो करते इंटरप्रिटेशन जो है। वेरी गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कौन गठित कर सकता है? वेरी गुड, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तभी तो हमारे जो नए चीफ जस्टिस आए हैं कौन से नंबर के हैं सेजल? 49। क्या नाम है उनका लास्ट? नाइस क्वेश्चन। यू ललित साहब जी। तो ये 49 नंबर के हैं और इन्होंने आते से बोला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएंगे परमानेंट। क्यों बनाएंगे परमानेंट? क्या हो जाएगा ऐसा परमानेंट बेंच बनाने से? ठीक है, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। YouTube पे चले जाना, JV's IAS सर्च करना, उसमें आपको आज नहीं तो कल पक्का एक वीडियो दिख जाएगा, उसको आप बढ़िया देखिएगा, सीखिएगा, आपको मौका मिलेगा ऑब्वियसली। कमेंट्स भी अच्छे अच्छे आए थे आपके वीडियो के नीचे। क्या लिखा था? गंदा गंदा कुछ क्या अच्छे से स्पीकिंग से रिलेटेड है? क्या लिखा था? ये कौन से वीडियो पे आया है? सर वो जो है आपने साइज लोकेशन मतलब लोकेशन वाला उस पे तो क्या लिखा था? सर आपकी स्पीकिंग स्किल बहुत इंप्रेसिव। या सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब आते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है दैट इज टॉकिंग अबाउट, बहुत धीरे जा रहे हैं इसमें क्योंकि 11th क्लास सिर्फ इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। नेक्स्ट इज ड्रेनेज सिस्टम।
ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो बेसिकली जब हम ड्रेनेज कहते हैं तो ये नाली वाले ड्रेनेज की बात नहीं कर रहे हैं, रादर ये नदियों वाले ड्रेनेज की बात की जा रही है कि किस प्रकार से हमारे देश में नदियां बहती हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, दैट इज वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीक, एक पर्टिकुलर माउंटेन पीक जिसके इस साइड एक दूसरी रिवर बह रही है, जिसके इस साइड एक दूसरी रिवर बह रही है, ये एक अलग रिवर सिस्टम है, ये एक अलग रिवर सिस्टम है। इस चीज को या रादर इस पर्टिकुलर माउंटेन पीक को जो कि डिवाइड कर रहा है दो रिवर सिस्टम्स को, इसको कहा जाता है वाटर डिवाइड। एग्जाम्पल अमरकंटक, अमरकंटक में दो नदियां निकल रही हैं, एक नर्मदा माई, दूसरी सोन नदी। नर्मदा किस तरफ बह रही है? अगर हम बात करें, नर्मदा आपको कुछ इस तरीके से यहां बहती दिख रही है, वेस्ट फ्लोइंग। सोन नदी पीछे की तरफ जाके आपकी गंगा से मिल रही है। ठीक है, तो ये दो नदियां हैं, एक ही जगह से निकल रही हैं। अगेन वाटर डिवाइड का यहां पे एग्जांपल आपको बताया गया है। मूविंग अहेड, यहां एक चीज बताई जा रही है अबाउट ड्रेनेज बेसिन। जो भी एक पर्टिकुलर रीजन एक सिंगल रिवर के द्वारा ड्रेन किया जाता है उसको उसका ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा रिवर सिस्टम इज ड्रेनेज बेसिन ऑफ रिवर ए, दिस पूरा इज ड्रेनेज बेसिन ऑफ रिवर बी। ठीक है जी। अब हम अगर इंडिया के ड्रेनेज बेसिन्स को देखना चाहें या ड्रेनेज सिस्टम को देखना चाहें तो मेजरली वो दो तरीके से बटा हुआ है, एक हिमालयन रिवर्स, दूसरा पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालयन रिवर्स वो रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, पेनिनसुलर रिवर्स वो रिवर्स जो कि यहां पे आपको पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलती है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, अब हमको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में कंपैरिजन पढ़ना पड़ेगा। हिमालयन रिवर्स जो होती हैं उनका ओरिजिनेशन मेजरली क्या होता है? उनका ओरिजिनेशन होता है ग्लेशियर्स, बर्फ, यानी बर्फ से पिघलकर उससे नदियां बह रही हैं। इस वजह से इन रिवर्स को हम पेरिनियल के नाम से जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पेरिनियल? यानी साल के पूरे साल भर आपको ये रिवर देखने को मिलती है। वेराज जब हम आते हैं पेनिनसुलर इंडिया में, क्या यहाँ पे ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे? नहीं। तो रिवर्स में पानी कहाँ से आएगा? रेनफॉल। इस वजह से ये रिवर्स कैसी होती हैं? सीजनल रिवर्स होती हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, हिमालयन रिवर्स की बात करें तो इनको पानी मिलता है आपकी वर्षा से भी, और इनको पानी मिलता है ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से भी। वेराज अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो ये डिपेंडेंट होती हैं किसमें? ओनली एंड ओनली रेनफॉल। ठीक है, अगर हम मेजर हिमालयन रिवर्स की बात करें, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, अगर हम यहां पे बात करें तो मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर? वेस्टर्न घाट, एंड फ्लो किस साइड करती है? बे ऑफ बंगाल में, ईस्टर्न घाट्स की तरफ। यहां पे जो मेजर रिवर्स है वो कहां है? नॉर्थ में। फॉर एग्जांपल इंडस जो है वो ऐसे होके ऐसे बह जाती है अरेबियन सी में, गंगा जो है वो ऐसे जाके ऐसे बह जाती है बे ऑफ बंगाल में, ब्रह्मपुत्र जो है ऐसे जाके ऐसे बह जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट, द हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स टू द सी। बहुत लंबा इनका कोर्स है, बहुत दूरी तय करते हैं। क्यों? क्योंकि क्षमता ज्यादा है। क्षमता कैसे बढ़ी? बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, जिसमें स्नो है, ग्लेशियर है, वो मेल्ट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम रास्ते में उनको रेनफॉल भी मिल रही है। वेराज अगर हम इनकी बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो क्या इनका कोर्स लंबा होगा? नहीं, दे हैव शॉर्टर कोर्स। क्यों? क्योंकि इसमें कम पानी आ पाता है, सिर्फ वही जो रेनफॉल से आया है। कोई दिक्कत यहां तक? पूछो। सर कोर्स जैसे कि पेनिनसुलर रिवर है, इसमें भी ऐसे छोटा है कि ये प्लेन्स मतलब एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा हमारे तो स्टील स्लोप है, वहाँ से ज़्यादा कोर्स नहीं, क्योंकि पानी के ऊपर कोर्स डिपेंड करेगा, ना कि फ्लो के ऊपर, अमाउंट ऑफ वाटर पे। अगर अमाउंट ऑफ वाटर पेनिनसुलर रिवर्स में ज़्यादा होता तो भले ही वो आगे की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, बट उनका वास्टनेस तो बढ़ेगा, भले ही लेफ्ट साइड राइट साइड बढ़े, डिस्ट्रीब्यूटरीज तो बढ़ेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई अल्टीमेटली पानी ही नहीं है, पानी का सोर्स एक ही है, दैट इज रेनफॉल। जब तक रेनफॉल होगी तब तक नदी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे नदी जो है वो सूखने लगेगी, जैसे कि बात करी जाती है नर्मदा की।
अभी आप नर्मदा जाके देखोगे हमारे यहाँ, तो आप सोचोगे कि शहर बसा कैसे इसके बाजू में। पूरा ऊपर तक पानी आ चुका है। जहाँ पे हम लोग गाड़ियाँ ले जाया करते थे या रादर मंदिर होते थे, वो मंदिर पूरे डूब चुके हैं। इतना पानी जो है अभी आ चुका है नर्मदा में। तो कहने का मतलब इट डिपेंड्स अपॉन दी सीजन। जॉर्ज नहीं, गॉर्ज। जॉर्ज इज GEORGE, जॉर्ज, मिस्टर जॉर्ज। GORGE इज गॉर्ज। ठीक है। गॉर्जेस क्या होते हैं? नर्मदा गए हो कभी? धुआंधार देखा है? कभी नहीं गए? नहीं, गंगा में नहीं समझ में आएगा आपको। बेसिकली जब नदी बहती है तो वो पहाड़ को काटते हुए जाती है। पहाड़ को काटने की वजह से वो बीच में डीप वैलीज बना लेती है। अब जब आप उस नदी के बीचों बीच खड़े होगे तो आपको आजू बाजू बड़ी लंबी लंबी पहाड़ की जो है हाइट दिखेगी। दैट इज अ गॉर्ज, यानी डीप वैलीज जो कि आपको देखने को मिलती है बिटवीन दी माउंटेन्स। तो ये डीप वैलीज बनाई जाती है, इसको गॉर्जेस कहा जाता है। और अगर ये लॉन्जिट्यूडनली बहुत ज़्यादा डीप होती हैं तब इसको गॉर्ज कहा जाता है। ठीक है जी, कम रहेगा तो वैलीज कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है। चेंज क्यों नहीं हो रहा जी? ये और एक चीज आप आज डायग्राम समझ लीजिए, इसके बाद आपसे बोलेंगे जल्दी से रूम खाली करने। यहां पे जो हम बात कर रहे हैं ये है पूरा रिवर का कोर्स। यहां बताया जा रहा है रिवर्स के 3 कोर्स हैं। एक अपर कोर्स यानी जब ये माउंटेन से आती है, फिर मिडिल कोर्स जो अपर प्लेन्स में होती है, फिर आपके लोअर कोर्स जो कि एकदम लोअर कोर्स में पहुंचती है। जब अपर कोर्स में होती है आप देख सकते हो ये कैसी वैलीज बना रही है, वी शेप, क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे नीचे आती है वी शेप की जगह यू शेप्ड वैलीज जो हैं वो बनने लगती हैं। फिर इसके बाद आपको बताया जा रहा है, यहां पे मैंने आपको बताया था वाटरफॉल होते हैं, मैंने बताया था रैपिड्स होते हैं, गॉर्जेस होते हैं। हाउएवर जब आप नीचे आते हो तो यहां पे आपको ज्यादातर मिएंडर्स देखने को मिलते हैं। मिएंडर्स, अब रिवर का चूंकि फ्लो ज्यादा तेज नहीं है तो रिवर जो है कुछ इस प्रकार से जिगजैग मैनर में चलने लगती है। इसके अलावा जब रिवर में एकदम से पानी आ जाता है तो एक मिएंडर जो है वो टूट जाता है और दूसरा कोर्स वो ले लेती है। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट बहुत समय से होते रहे हैं, उसने कोर्स चेंज कर दिया। जब वो कोर्स चेंज कर देती है तो बीच में आपको कुछ इस प्रकार से एक लोन या फिर लोनली लेक देखने को मिलती है जो कि कटी हुई है, किससे? रिवर से ही। इसलिए उसको ऑक्सबो लेक या फिर कट ऑफ लेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा हुआ है डेल्टा। डेल्टा क्या है? लोअर कोर्स में जो रिवर है वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है एंड अपने डिपॉजिट्स जो है वो यहाँ पे फाइनली सबमिट करती है। तो इस वजह से ऐसा फैन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, FAN, इसको हम कहते हैं डेल्टा। खत्म, यहां पे करेंगे कहानी खत्म। कल हम पढ़ेंगे हिमालयन रिवर्स, फिर पेनिनसुलर रिवर्स और फिर उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। किसी को कुछ डाउट्स, क्वेश्चन, क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए। इसके बाद भी आपकी रिकॉर्डिंग इसलिए बोल रहा जल्दी खाली कर। चलो ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच।